biggest, largest and the most impactful learning tutoring platform that is Physics Wallah। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे दोस्त फटाफट से लिख देंगे भारत माता की जय। एक बार फटाफट से भारत माता की जय लिख दीजिए। प्लीज राइट भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे दोस्त, प्यारे प्यारे भाई बहन, एक बार भारत माता की जय लिख देंगे इनटू द कमेंट सेक्शन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्रीतम, नियति, देव, सुभाष, आयुष, अंश, गणेश, कार्तिक, रिचा, क्या हालचाल है दोस्तों? कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन से हैं। बढ़िया से पढ़ाई लिखाई चल रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये बच्चे रोने वाली इमोटिकॉन क्यों डाल रहे हैं भाई? मेरे को दिख रही है, आपको भी दिख रही है? अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा, बहुत धन्यवाद। क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, नो परेशानी। चलो चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। तो ठीक है, चालू करते हैं हम लोग चालू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, थोड़े से डाउट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन का पार्ट नंबर 3 है। उसके बाद अगली क्लास में अपन इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के। उसके अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। एंड देन हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या एक्सरसाइज के सवाल। ठीक है, कोशिश करूंगा क्लासेस को थोड़ा और छोटा रखें। तो अगर अभी तक आपने मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आज मैं यहां पर आपके डाउट्स लूंगा और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा। कुछ बच्चों के अभी यहां पर आ रहे हैं हमको कुछ डाउट्स, तो इन डाउट्स को हम रिजॉल्व करेंगे, साथ ही साथ करेंगे कुछ प्रैक्टिस के सवाल। ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद भाई चैट पोर्टल पे कॉन्सेंट्रेट रखो यार। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कंबशन रिएक्शन के बारे में। एंड देन होगा एक बढ़िया सा इंसानियत का ज्ञान। चलिए, सो लेट्स डिकोड दिस। बबुआ रोस्टेड यू। अब तो आखिरी क्लास हो गई, तब भी रोस्ट कर रहे हैं क्या हमको? है बबुआ रोस्टेड यू, लास्ट क्लास में भी रोस्ट कर दिया। अरे यार छोड़ो, अब मैं क्या बोलूं, रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्या मतलब रोस्ट करने का। मान लो मैं ऋतिक भाई को रिप्लाई करूं, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बनता। उनकी लास्ट क्लास हो गई, रिवीजन में वो लास्ट ईयर भी नहीं थे, रिवीजन उन्होंने कराया नहीं था, अब इस साल कराएंगे तो पता नहीं। मेरा ऐसा था कि भाई मैं लास्ट ईयर भी रिवीजन में भी था, है ना, तो मैं तब भी कुछ बोल सकता हूं। मैं तो रिवीजन में भी आ रहा हूं। अब अगर वो रिवीजन में आएंगे तब तो बढ़िया, रिप्लाई कर सकते हैं, पर मान लो वो रिवीजन में नहीं आए तो रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं रोस्ट नहीं करूंगा उनको, ठीक है ना। और तुम्हारे को भी बुरा लगेगा फिर यार, है ना, इसलिए नहीं करूंगा रोस्ट, ठीक है। वरना मैं कह दूं यार ये ऋतिक सर जैसा दिख रहा है, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। चलो कोई ना, तुम्हारे को हर्ट नहीं करूंगा इसलिए नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, मतलब उनको भी नहीं हर्ट करूंगा। तो ये क्या है भाई? ये है ऑक्स, और ये क्या है भाई? ये है गन। तो दोस्तों इसको जोड़ दो तो क्या बनता है? ये बनता है ऑक्सीजन। क्या बात है? ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो मजा आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल आया मजा। तो सुनील भैया टू प्यारे बच्चे, हिला दिया कि नहीं? मजा आया कि नहीं? है ना, हाँ, ऑक्सीजन। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोगों को अभी भी लग रहा है, देखिए मैंने फर्स्ट क्लास में क्लियर किया था, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है वो होता है O। वो एग्जिस्ट करता है O2 की तरह, याद रखिए, वो एग्जिस्ट कैसे करता है? इट एग्जिस्ट एज O2। समझे छोटू? केमिकल सिंबल हमेशा हर एलिमेंट का एक एटम को दिखाता है। मेरा सबसे पहला लेक्चर जाकर देखो, सबसे पहला उड़ान का लेक्चर बेसिक्स का, वहां मैंने सिखाई ये बात, एग्जिस्ट करता है O2। अच्छा, अब अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि सिलेबस में हम लैग कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहे भाई। पिछले साल के हिसाब से भी हम ऑन ट्रैक ही चल रहे हैं, और मैं आपका रिवीजन भी ऑन टाइम खत्म करूंगा। अभी आपको दिख जाएगी सारी बातें, हम बिल्कुल एकदम अच्छी स्पीड पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वीक में ही सारा सिलेबस खत्म करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, और संडे को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का वन शॉट लेके आऊंगा, पूरा खत्म कर दूंगा चैप्टर। मैंने इस वीक टीम को बोला है, बाकी टीचर्स का अगर सिलेबस हो गया है तो उनकी क्लासेस आप मुझे दे दीजिए, ताकि मेरे को सिर्फ 3 क्लास और चाहिए, मैं पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा डिटेल में। बच्चे रिवीजन करने के लिए उसके बाद वॉरियर में आ जाएंगे, और बच्चों का रिवीजन में खत्म करवा दूंगा।
तो एकदम मैं आपके लिए बढ़िया से सोच के बैठा हूं, मैं इसका गाना भी बना रहा हूं, तो पूरा चैप्टर गाने से भी रिवाइज करवा दूंगा, बस आप मेरे पे विश्वास रखना, ठीक है। चलो, योर लेग, तुमको कैसे पता मेरे पैर में लगी है यार? फेक लेग है? इज योर लेग फेक? भाई कैसी बातें चल रही है? सही है, सही है। इज योर लेग फेक? भाई एथलीट हूं मैं, लेग फेक कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? सब सही है? ऋतिक भैया की आखिरी क्लास के चक्कर में कोई दिक्कत तो नहीं हो गया यार? मेरे को चैट नजर सही से नहीं आ रही है। ऋतिक भैया कुछ भी बोल रहे हैं, चलो आ जाओ। अब ठीक ठाक नकली आओगे भाई। कुछ भी बोल रहे हो क्या? कुछ भी भाई, कुछ भी, आ जाओ, कुछ भी। आ जाओ, ज्यादा इमोशनल हो गए तुम लोग, आ जाओ इधर फोकस करो। ऋतिक सर सेड, अरे यार कुछ भी कहानियां बताते रहते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भाई, जाकर चेक करना, बताया भी है कि मैं एथलीट था। उसमें एक फोटो डाली हुई है मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर, पता नहीं आप में से कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। वहां पर एक फोटो डाली हुई है जहां पर मैंने बेस्ट स्पोर्ट्समैन का अवार्ड मिला हुआ है और मेडल्स डले हुए। तो वहां पर मैंने डाला था कि इंसान का जो समय है जीवन में हमेशा एक समान नहीं रहता। मैं अपने छात्रों को लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग दे रहा था, और लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग देते समय, जैसे तुम बच्चे हो ना, मेरे स्टूडेंट हो, ऐसे मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था। तो वहां पर ऑफलाइन बच्चों को खिलाने जरूर लेके जाता था, उनको चाहता था कि गार्डन में जाए, वो मेरे साथ खेले, वो एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग से ज्यादा सीखेंगे, तो उनको खिलाने लेके जाता था। तो उन्होंने बोला कि आप लॉन्ग जंप सिखाओ। तो उनको लॉन्ग जंप की ट्रेनिंग देते समय मेरी ही गलती थी, मैंने शूज नहीं पहने थे, और लॉन्ग जंप के लिए एक पैडेड सरफेस होता है, उस सरफेस के बिना ही मैंने 5.5 मीटर का जंप स्ट्रेट प्लेन सरफेस पे मारा। तो मेरा लिगामेंट टूट गया था, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, एसीएल नाम का लिगामेंट होता है, उसका ऑपरेशन हुआ था। अब उसमें पैर नकली कैसे हो गया? ऋतिक भाई खुद तो कुछ करते नहीं जीवन में, आदमी जो दूसरा करता है उसके ऊपर भी टॉन्ट मारते हैं। देखो, खुद भाई ने जीवन में कुछ नहीं किया, हमको टॉन्ट मारते रहते हैं। जब देखो, जब इधर आओ, जब वो बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, हम पढ़ा रहे थे लोगों को। आ जाओ इधर। In my school, my chemistry teacher also teaches that methane, ethane and propane doesn't make isomers. How, why? मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरे राजा बेटा धर्मेंद्र सिंह, मेरे राजा बेटा धर्मेंद्र सिंह, आप मुझे बताइए कि ये तीनों कंपाउंड आइसोमर कैसे बनाएंगे। मैं आपको बोलता हूं, एक कंपाउंड का फॉर्मूला है CH4, तो ये आपके पास मेरे दोस्त है CH4। अब आप मुझे इसमें एटम्स की अरेंजमेंट अलग करके दिखा सकते हो क्या? आइसोमर का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम कहते हैं आइसोमर। अब मेरे राजा बेटा, आप इसमें एटम्स की अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट कर सकते हो कार्बन की? भाई एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, कैसे भी अरेंज करो, इनकी अरेंजमेंट सेम ही रहने वाली है, तो इसीलिए आइसोमर नहीं है। अच्छा, इथेन की अगर मैं बात करता हूं, तो आप इसमें भी क्या, आप मुझे बताइए क्या अरेंजमेंट चेंज कर देंगे? हर जगह 2 ही कार्बन रहने वाले हैं। मैं आपसे छोटी सी बात पूछता हूं, आप एटम्स का ऐसा कौन सा अरेंजमेंट चेंज कर देंगे, है ना? कुछ चेंज कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे राजा बेटा। क्यों करना है? यहां पर क्या आप यहां पर अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं क्या एटम्स के? नहीं कर सकते, तो क्यों करना है? ये आइसोमर नहीं बनाएंगे। अच्छा, तीसरी बात करते हैं राजा बेटा, है ना? ये हमारे पास हो गया मीथेन। भाई इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आप मुझे कोई और स्ट्रक्चर बनाकर दिखाइए, नहीं कर पाएंगे आप। इथेन की बात कीजिए, इथेन भी नहीं बनाएगा राजा बेटा, इसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद बात करते प्रोपेन की, तो ये देखिए आपके पास 3 कार्बन है। अब आप इसमें अरेंजमेंट क्या चेंज करोगे मुझे बताओ? मैं आपसे पूछता हूं, क्या अरेंजमेंट आप कार्बन और हाइड्रोजन की चेंज कर लोगे? नहीं कर पाओगे। ये चेन 3 कार्बन की ही रहने वाली है। भैया मैं तो ऐसे कर लूंगा। अरे बेटा ऐसे कर लेगा तब भी 3 कार्बन की ही चेन है, कोई ब्रांच नहीं क्रिएट हो रही है। समझ रहे हो? कोई ब्रांच नहीं क्रिएट हो रही है, अरेंजमेंट इनमें सेम ही रहने वाला है। सो दैट इज द रीजन यहां पर क्या है? नो आइसोमर्स। ना तो इसका कोई आइसोमर होता है, ना इसका कोई आइसोमर होता है। नो आइसोमर। तुम्हारे कोर्स के हिसाब से सारी चर्चाएं अभी मैं कर रहा हूं किसी भी डिस्कशन की। नो आइसोमर, नो आइसोमर।
समझ में आया? हाँ, नहीं कोई आइसोमर नहीं है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे आप कोई डिफरेंट अरेंजमेंट अगर सेट कर सकते हो तो आप कोशिश करना नहीं होगा। एक बच्चा मेरे को बोल रहा था भैया मैं तो ऐसे अरेंज कर लूंगा। बेटा ये स्ट्रेट चेन ही हुई कंसीडर, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई ब्रांच है तो नहीं है। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन भी एक कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो अभी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ही है, कोई ब्रांच यहां पर क्रिएट नहीं हुई है। तो मेरे दोस्त ये आपको समझना पड़ेगा कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स के कोई आइसोमर्स नहीं होते। लेकिन अगर आप ब्यूटेन के खेलना चालू करोगे तो आपके कोर्स के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया है, आई ब्यूटेन बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो यहां पे एक ब्रांच क्रिएट हो गई ना। जैसे कि ये 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है, तो 4 की जगह अपन को इस 4 कार्बन को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं ब्यूटेन वाले केस में, जो मैंने आपको सिखाया था। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों को इमेजिन करना पड़ेगा, बनाकर देखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अब देखिए अगला डाउट। सर आप कुछ भी बोल दिए, डाउट हमें होता है, रिपीट करिए। जिगजैग में कार्बन और हाइड्रोजन लगाए हैं आप। देखिए केमिस्ट्री को मेरे भाई रटना बंद करिए। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं। जैसे रौनक भाई ने यह सवाल पूछा, अब रौनक भाई को लग रहा है जिगजैग में आ गया तो गलत हो गया, स्ट्रेट में लगाया तो ठीक है। अरे राजा, ओ मेरे राजा, ये देख बेटा, ये ऐसे जिगजैग बना था ना। जैसे मान ले राजा बेटा, ये ऐसे लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3। इसका और इसका मतलब क्या है? सेम है बेटा। अपन को ऐसे आंख बंद करके केमिस्ट्री को याद नहीं करना बेटा, अपन को लॉजिक पे जाना है। ये दोनों सेम बातें हैं बेटा। ये ऐसे ऐसे करके बनाऊं या ऐसे बनाऊं? जब मैं IUPAC का नामकरण आपको सिखा रहा था, मैंने आपको क्या बोला था कि लंबी चेन जरूरी नहीं कि स्ट्रेट हो, कैसे भी हो सकती है। अब ये 4 कार्बन की लंबी चेन ऐसे हो ऐसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है यार, सेम है दोनों। इसी अरेंजमेंट को मेरा मन करेगा तो मैं ऐसे भी लिख दूंगा। मान लो एग्जामिनर का मन कर गया, उसने बोला कि ये क्या है बताइए, तो आप वहां पे अपन लड़ेंगे थोड़ी, एक ही बात है भाई, ये सब एक ही चीज है। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, एक ही बात है। आप ऐसे बनाइए, आप ऐसे बनाइए, आप ऐसे बनाइए, सब एक ही बात है राजा बेटा। समझ में आ रही है बात? 4 कार्बन, 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, C4H10। 4 कार्बन, उसके बाद 3 और 2 5, 2 7 और 3 10, C4H10। ये एक ही चीज है, एवरीथिंग इज सेम। ये भी क्या है? 4 कार्बन, 3 2 5 2 7 और 3 10, C4H10। ये ऑल स्ट्रक्चर्स आर सेम, दे आर सेम। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों सेम है, कुछ अलग नहीं है। 1 2 एंड 3 आर सेम। तो आप जिगजैग लाइन में हो या कैसे भी हो भाई, ये सेम स्ट्रक्चर्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना छोटी छोटी बातों पे। और देखिए सवाल देखते हैं। नबीहा शेख, ये हमारे प्यारे बेटा जी क्या पूछते हैं सवाल, सर हेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? तो आइए आपको थोड़ा सिखाएं। देखिए मेरे दोस्त, हेक्सीन जो होगा ये किसको बिलोंग करेगा? हेक्सीन बिलोंग करेगा एल्कीन कैटेगरी को। अगर एल्कीन कैटेगरी को बिलोंग करेगा तो जितने कार्बन उसके जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन होंगे। और इसका भी क्या मतलब होता है कि 1 डबल बॉन्ड होगा तो यह फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। 1 डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई है। हेक्सीन का जो फॉर्मूला हमारे कोर्स में यहां पर अगर ये बोल रहा है, हेक्सीन बोल रहा है ना, क्या यहां पर इसने बोला क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है 2 बार या 3 बार या 4 बार है, डाइन ट्राइन, ऐसा तो नहीं बोला। मतलब एक ही डबल बॉन्ड होगा, एक ही डबल बॉन्ड होगा। हेक्सीन बिलोंग करेगा एल्कीन कैटेगरी को, अभी आप इतना याद रखें। और एल्कीन हमारे कोर्स में जो है, जिस फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं, दैट इज CnH2n, यानी जितने कार्बन उसके जस्ट ट्वाइस हाइड्रोजन, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ये मैंने आपको काफी बार पढ़ा दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होगा राजा बेटा, इसका जो फॉर्मूला होगा, अप्लाइंग द सेम लॉजिक, द फॉर्मूला विल बी 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। कहीं पर भी किसी भी कार्बन के बीच में आप अभी ये कोशिश कीजिएगा कि आपने एक डबल बॉन्ड लगा रखा है, ठीक है। वैसे अगर आप हेक्सीन लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा पहले कार्बन पे ही हो। अब साइक्लोहेक्सेन की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए साइक्लोहेक्सेन की अगर हम थोड़ी सी यहां पर चर्चा करते हैं
तो साइक्लोहेक्सेन क्या है, किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है साइक्लोएल्केन कैटेगरी को बिलोंग करता है। और जब ये साइक्लोएल्केन कैटेगरी को बिलोंग करता है तो इसका भी फॉर्मूला यहां पर क्या है? CnH2n ही है, लेकिन ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, मतलब CnH2n ही है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है कार्बन एटम्स का। तो यहां पर इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये एक ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हेक्सीन और साइक्लोहेक्सेन के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। मैंने आपको बताया था साइक्लोएल्केन्स का फॉर्मूला एल्कीन के जैसा होता है। जब आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ओपन स्ट्रक्चर है और ये बेसिकली क्लोज्ड स्ट्रक्चर है ना। कामना करता हूं इतनी बात इमेजिन कर पा रहे कि ये कार्बन 2 3 4 5 6, यहां मान लीजिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहां पे आ गए मान लीजिए आपके 3 हाइड्रोजन, यहां आ गए आपके मान लीजिए 2 हाइड्रोजन, यहां आ गए आपके 2 हाइड्रोजन, यहां आ गए आपके 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। C6H12 एल्कीन का मतलब जितने कार्बन उसके जस्ट वाइज हाइड्रोजन, और यहां पर अगर ये फॉर्मूला, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड होगा। अब इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड, इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड, इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड, इसके टोटल 4 बॉन्ड, इसके टोटल 4 बॉन्ड और इसके टोटल 4 बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये C6H12 ये रहा। इसकी बात करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, क्लोज स्ट्रक्चर है साइक्लोएल्केन। मैं पढ़ा चुका हूं, साइक्लोएल्केन का मतलब है कि ये क्लोज स्ट्रक्चर है। साइक्लोहेक्सेन है यानी कि 6 कार्बन, क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन, और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन यानी सिंगल बॉन्ड है। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए आप सब पे आप क्या लगा दीजिए? 2 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए मेरे दोस्त। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा C6 और ये हो गया H12। ये हो गया हमारे पास C6 और ये हो गया H12। 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन। कामना करता हूं समझ में आया होगा। अभी और टॉपिक भी पढ़ाऊंगा डाउट क्लास के अलावा, और टॉपिक भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब कंबशन खत्म करवाऊंगा, कंबशन खत्म करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम्हारे डाउट्स नहीं रहने दूंगा, टेंशन मत लो, मैं पागल टीचर हूं भाई, पगला हूं मैं। तुम में से एक को भी डाउट लेके घर पे नहीं जाने दूंगा। अभी तो डाउट फॉर्म मैं अपलोड करवा दूंगा बैच के अंदर, जितने तुम्हारे जीवन भर के डाउट है सब डाल देना, सारे उखाड़ दूंगा डाउट। भाई पैसे देके आए थे ना तुम यहाँ पे, एक विश्वास लेके आए थे ना मेरे पे, विश्वास रखा था ना कि सुनील भैया खत्म करेंगे, हर एक डाउट खत्म करूंगा। बच्चे को जाते जाते ही एहसास होता है सुनील भैया के बारे में, तुम्हें भी जाते जाते एहसास हो जाएगा। रिवीजन में भी नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो तुम। सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट केमिस्ट्री बनाकर भेजूंगा, ये मेरे पे तुम इस चीज पे अंधा विश्वास कर सकते हो। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए ना हो, पर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही हो जाएगा, इस चीज का मेरे को 100% विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पागल हूं और पागल लोग छोड़ते नहीं है। चलो, तुमको ये किसने बोल दिया कि तुम्हारे डाउट तुम्हारे साथ जाएंगे? गलत फहमी है तुमको। पहले चैप्टर से लेके चौथे चैप्टर तक जितने डाउट हो सारे पूछ लेना उस फॉर्म में। फिर से कह रहा हूं, पहले चैप्टर से लेके चौथे में जितने डाउट हो तुम पूछ लेना, सबके आंसर कर दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, बाकी तुम्हारे ऊपर है। नहीं पूछोगे तो गलती है। आ जाओ। सर क्या एल्कीन में ओनली 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा या मोर? देख मेरे राजा, एक से ज्यादा हो सकते हैं। हमारे कोर्स में वो है जिसमें कि 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। हमारे कोर्स में क्या है? आर कोर्स देखो, यस दे कैन हैव मोर देन 1 डबल बॉन्ड, ये तो पॉसिबल है। बट इफ वी आर टॉकिंग, अगर हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ CnH2n, यानी जितने कार्बन उसके जस्ट वाइज हाइड्रोजन, अगर हम CnH2n के टर्म्स में बात कर रहे हैं राजा बेटा, अगर हम CnH2n के टर्म्स में बात कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो 1 डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। क्या मैं कामना कर रहा हूं कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं थोड़ी बहुत भी? दोस्त
आपने पूछा एल्कीन में क्या एक से ज्यादा डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं? भाई का नाम है अनलकी बॉय गोविंद। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? ये क्यों लिखा आपने? क्या हो गया? मुझे पता है सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, मेरी भी नहीं है स्ट्रांग, बहुत लोगों से शायद बेहतर होगी, बहुत लोगों से बेहतर होगी, पर सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी हो सकती है। ऐसी चीजें मत लिखो। यूनिवर्स ये सारे वर्ड्स पकड़ता है मेरे भाई, ये मत लिखो। यूनिवर्स कैच करता है, मत करो। मेरे से भी गलती हो जाती है तो मैं खुद से सॉरी बोल देता हूं कि भाई 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 कैच मत करना, आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन, सॉरी। यूनिवर्स कैचेस दीज वर्ड्स, प्लीज डोंट राइट दिस मेरे भाई। इतना पवित्र नाम है आपका, इतना अच्छा नाम है आपका, ऐसे मत लिखा करो यार भाई। डोंट राइट दिस यार ब्रो। तो छोटा भाई है इसलिए समझा रहा हूं, ऐसे मत लिख यार, ये मत लिख। इतना पवित्र इतना अच्छा नाम है तेरा, ऐसे क्यों कर रहा है भाई? मत करिए। आंसर गोविंद भाई, आंसर गोविंद भाई फोकस। एल्कीन में क्या वन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा या मोर? मेरे भाई एक से ज्यादा डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, बट अगर हम बात कर रहे हैं CnH2n यानी इस अगर फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं ना भाई, तो याद रखना कि एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। ये देख भाई CnH2n है ना, तो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, तो देख भाई एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, चलो गोविंद भाई ऐसे मत कर यार, ऐसे मत करो। ध्यान कुमार, गुड इवनिंग सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड मोल्टन स्टेट? भाई चैप्टर 3 में पढ़ाया था, बट कोई बात नहीं। देखो मुझे जो डाउट दिखते जा रहे थे, जो सॉल्व नहीं हुए थे, मैंने उठा लिए। अब डिफरेंस बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड मोल्टन स्टेट, मेरे भाई एक बात बताओ, रूम टेम्परेचर है मेरे पास, बात समझना, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। उस पर अगर मैं बात करता हूं पानी की, सुनना मेरे भाई, मेरी बात को सुनना मेरे भाई, मेरे भाई मेरी बात को सुनना, और मेरी बहनों तुम भी सुनना। पानी की जो फिजिकल स्टेट होगी रूम टेम्परेचर पे, वो क्या होगी मुझे बताओ? क्या होगी राजा बेटा? क्या होगी राजा बेटा? सुनील भैया, पानी की जो लिक्विड स्टेट होगी उसे हम कहेंगे लिक्विड स्टेट। फिजिकल स्टेट होगी लिक्विड स्टेट यानी तरल अवस्था, यही होगी ना? जी भैया। अब देख बेटा, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी तरल अवस्था में है। अरे भाई होली खिला दी तुमने तो, बंद रहो। तरल अवस्था में है, क्या बात है। और अरे होलिया में उड़ा रा गुलाल, कईयो रे मंगेतर से। और सोडियम क्लोराइड इसकी रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट क्या होगी भाई साहब? सॉलिड स्टेट में होगा, यानी कि कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था में होगा। क्या बात है सुनील भैया, बिल्कुल मैं आपकी बात से अग्री करता हूं। अग्री करता है राजा बेटा? अग्री करता है राजा बेटा जी। पानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है, सोडियम क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में है। राजा बेटा एक काम करते हैं, इसको हीट करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या हो जाएगा? अब ये बोलेगा कि भैया मैं NaCl जो है मैं लिक्विड स्टेट में आ गया, तो इसको बोलते हैं मोल्टन या फिर फ्यूज्ड स्टेट। समझ में आएगी नहीं आई मेरी बात? राजा बेटा दिल से बता, रानी बेटी दिल से बता, समझ में आएगी नहीं आई बात? अरे रूम टेम्परेचर पे पानी पहले ही लिक्विड स्टेट में था, तरल अवस्था में था, लेकिन नमक जो था रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में था। इसको मैं 800 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करता हूं, यह पिघल जाता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है, पिघल जाता है, तो इसे मोल्टन या फिर फ्यूज स्टेट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझे कि नहीं? हाँ समझ गए। मैं भी पिघल गया था एक बार एक सुंदर कन्या के चक्कर में। हाँ पर अपन सब सख्त है ना, पढ़ाई करेंगे अपन। हाँ सख्त गैंग, ओपी। चलो, इफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है देन रिप्लेस होना ही नहीं चाहिए, कंफ्यूज्ड। दीप भाई लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर लिखा था इन्होंने, ये बात इन्होंने लिखी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे लिखी थी। मेरे भाई एक मुझे बात बता, अभी मैंने जस्ट एक लाइन बोली, बात समझ में आई क्या या नहीं आई? एक बात बता भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। सुनील भैया ने बोला कि सुनील भैया है सख्त लौंडा।
इसका यह मतलब है क्या कि सुनील भैया कभी कमिट नहीं हो सकते? एनालॉजी समझना। मान लो सुनील भैया ने बोला कि सुनील भैया एक सख्त लौंडा है, स्ट्रिक्ट लड़का है, तो इसका यह मतलब थोड़ी कि सुनील भैया कभी कमिट नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरा यह कहने का मतलब यह था कि उनको पैराफिन्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनके बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। पर अगर आप यहां पर कंडीशन देते हो, जैसे कि आप धूप, सनलाइट या हीट एनर्जी देते हो, तो वो रिएक्शन दे देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब मान लो सुनील भैया ने बोला कि भैया कमिट नहीं होना, कमिट नहीं होना, कमिट नहीं होना, है ना। मान लो एक सुंदर कन्या आई, अपन ने मना कर दिया, दूसरी अपन ने मना कर दिया, तीसरी अपन ने मना कर दिया, चौथी आई, अपन ने बोला हां। तो बहुत इजीली मैं कन्विंस नहीं हो रहा, पर इसका यह मतलब ये नहीं कि कन्विंस हो ही नहीं सकता। तो मेरा ही कहने का मतलब था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए पैराफिन कहते हैं कि इतनी इजीली रिएक्ट नहीं करते। बट अगर आप इसको धूप में रख दो, यानी कि यूवी लाइट, धूप के अंदर जो एक्चुअल में इसको हम बताते हैं कि जो धूप होती है वो बेसिकली डिफ्यूज्ड सनलाइट हम देते हैं। डिफ्यूज्ड सनलाइट इस रिएक्शन में यूज की जाती है। कौन सी सनलाइट? इस रिएक्शन में डिफ्यूज्ड सनलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी सनलाइट? डिफ्यूज्ड सनलाइट। और डिफ्यूज्ड सनलाइट के अंदर भी कौन सा कंपोनेंट? यूवी लाइट जो कंपोनेंट होता है वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है। समझ रहे हैं आप? नॉट इंटेंस सनलाइट। डिफ्यूज का मतलब आपने पढ़ा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, वैसा ही कुछ। तो नॉट इंटेंस सनलाइट। तो इस रिएक्शन को जब हम करवाते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में कि धूप के प्रेजेंस में कराते हैं। तो जो धूप है वो बेसिकली डिफ्यूज्ड सनलाइट, मतलब इतनी ज्यादा इंटेंस सनलाइट नहीं होती है, फिल्टर्ड सनलाइट होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूज्ड सनलाइट। और उसके अंदर भी जो यूवी कंपोनेंट है वो इस रिएक्शन को करवाता है। हेलोजन जाता है वहां पर, बेसिकली सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को। तो कहने का तात्पर्य यह है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि रिएक्शन ही नहीं होगी। दोनों अलग बात हो गई, है ना। जैसे सुनील भैया रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते, या सुनील भैया रिलेशनशिप में बहुत मुश्किल से आएंगे, दोनों अलग बात हो गई। मुश्किल से रिलेशनशिप में आएंगे तो पहले कोई आया, मना कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया, फिर रिएक्ट कर लिया। तो यही पैराफिन्स का मतलब था कि भाई साहब आसानी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो टूटता नहीं है। लेकिन अगर एक स्पेशल कंडीशन मिल जाए, जैसे कि डिफ्यूज्ड सनलाइट मिल जाए, है ना, या मान लीजिए आपकी बेसिकली क्या मिल जाए, आपकी हीट मिल जाए, तो डिफ्यूज सनलाइट में भी जो अल्ट्रावायलेट लाइट वाला कंपोनेंट है वो, या फिर हीट मिल जाए, तो ये रिएक्शन हो सकती है। जैसे सुनील भैया मान लीजिए एक जीवन के ऐसे फेज से निकल रहे हैं जब वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, और उस समय कोई मान लो सुंदर कन्या आई, तो हो सकता है कमिट हो जाए। समझ में आ रहा है? हालात, ये हालात है। हालात समझ में आ रहे हैं? ये हालात बदल दिए, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, हालात बदल गए तो रिएक्शन हो गई। अरे बात दिल तक लग रही नहीं लग रही है? अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना समझ में आया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल है, ये सवाल हो गए मतलब सब हो गया तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल चिंता मत करना, सब हो जाएगा तुमसे। जल्दी बताओ, ऐसी कुछ एक रिएक्शन मैंने तुमको बताई थी कि भाई साहब हमारे इथेनॉल की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2CR2O7, हीट करते हैं तो इथेनोइक एसिड का निर्माण होता है। हां या ना राजा बेटा, हां या ना? ये किसकी तरह काम करता है राजा बेटा? जल्दी बता दो। अब ऐसे सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ये कौन है रे? ये कौन आ गया अंदर? दोस्त आया हमारा, अमन, अमन का जाप कर रहा है अंदर। पर अमन तो ऑप्शन में ही नहीं है रे यार, तो अमन का जाप कैसे कर रहा है? कहीं चल रही हो ये? यूनिक यूनिक छात्र हो यार एकदम। अभी मैं किस बैच में क्लास ले रहा था, कल या परसों, उसमें एक छात्र का नाम था ढोलू ने एक का नाम रखा भोलू। और ढोलू बोलू आपस में चैटे कर रहे हैं। मेरे को लगा बचपन के दोस्त है। हाँ गए ढोलू और भोलू आपस में बातें कर रहे हैं। वो कह रहा अरे वो भीम कहां गया? कहता भीम तो खेल रहा है छुटकी के साथ। अच्छा तो फिर कालिया कहां गया? कालिया जग्गू के साथ खेल रहा है।
मैंने कहा वाह बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, छोटा भीम बनाओ तुम, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, छोटा भीम बनाओ, बहुत बढ़िया बेटा। क्या भैया ये छोटा भीम चल रहा था चैट बॉक्स में, वेरी गुड बेटा। प्रत्युष, इशिका, समोसा सिंह, वीडियो कॉल मी प्लीज, गौरव, किंग विक्टर, आर्यन, उत्कर्ष, रेहान, प्रियांशु, गुड़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो अब आप मेरी फ्रेंड बनोगी, पढ़ाई कर ले बेटा, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं। वो फ्रेंड बने ना बने, घर वाले तेरे को पता नहीं क्या क्या बना देंगे अगर तू सही से पास नहीं हुआ तो, समझ गया? हाँ, भीम की शक्ति धूम मचाए, बढ़िया बढ़िया शो आता था है। देखो ये क्या है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो भैया हमारे पास ये क्या है, ये बेसिकली हमारे पास इथेनॉल है। मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है, वहां पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बेसिकली ऑक्सीजन आएगा और यहां पे ऐड होगा। ये देखिए ये रहा, ठीक है ना। तो यहां पे किसकी तरह कर रहा है, दिस एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन के बारे में लास्ट क्लास में और डिटेल में समझाया है, जाकर जरूर से देखिएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। यहां से यहां पे आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हुई है, यहां से यहां पे देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसने कराया है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। सो दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ कि यहां पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने साथ साथ बताया था कि इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, मैंने आपको क्लास में समझाया है। ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ, कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है राजा बेटा, लास्ट क्लास में समझाया सब कुछ। 3 2 1 हियर वी गो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर कल प्री बोर्ड है, केमिस्ट्री कैसे खत्म करें मेरे भाई। केमिस्ट्री इस वीक में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। यूजुअली हम लोग 31 दिसंबर तक का टाइमलाइन लेकर चलते हैं, बट मैं आपका 15 दिसंबर तक कोर्स खत्म करवा दूंगा, है ना। आज कितनी तारीख है, आज 10 तारीख है ना, 15 तक मैं आपका करवा दूंगा कोर्स, आप टेंशन मत लो। एक दो क्लास का और खेल बचा है, ज्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 3 क्लास खत्म करवा देंगे इस वीक में, टेंशन मत लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इशिका, प्रत्युष, अनुभव, किंग विक्टर, प्रियांशु, दीपा, आर्यन, प्रियांशु, संस्कार, पीजियन ऑफ केओपी, क्या बात है। तो आप जाकर लास्ट क्लास को जरूर से देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहनों, लास्ट क्लास को जरूर से देखिएगा। वहां पर मैंने आपको बताया है कि जो वेजिटेबल ऑयल है, उस वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन गैस से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस, सो इट कन्वर्ट्स टू वेजिटेबल घी, और जिसे वनस्पति घी भी हम कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन का, जहां पर कि मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, बिकॉज एडिशन रिएक्शन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस विल गिव वेजिटेबल घी, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई अगर हमारे पास ये वेजिटेबल ऑयल है एंड इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम एट 200 डिग्री सेल्सियस, सो इट विल गिव अस वेजिटेबल घी। तो मल्टीपल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना जी। ये किस प्रकार का फैट हमारे पास होता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनसैचुरेटेड फैट। ये अनसैचुरेटेड फैट है हमारे पास, और ये हमारे पास कैसा फैट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सैचुरेटेड फैट, ठीक है बेटा जी। काम ना करता है, सारी बातें आपको क्लियर है। आइए दोस्त, क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन द, अगर क्लोरीन रिएक्ट करता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ रूम टेम्परेचर पे, अगर आप हीट नहीं कर रहे हो, रूम टेम्परेचर पे आप रिएक्ट करा रहे हो, तो इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 2 1,
यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। स्नेहा कह रही है कौन सा डाउट फॉर्म? अभी तक मैंने कोई भी डाउट फॉर्म रिलीज नहीं किया है, अभी मैं आपका डाउट फॉर्म रिलीज करूंगा और उस डाउट फॉर्म में आप लोग सारे के सारे डाउट्स डालना और फिर मैं आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है? डाउट फॉर्म अभी मैंने नहीं दिया है, ये तो मैंने खुद से निकाले डाउट्स। मुझे लगा कि बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं तो लेट्स सी कि उन्होंने क्या डाउट्स पूछे हैं, पर हमारी टीम बहुत एक्टिव एंड इफेक्टिव है, उन्होंने मेजरली डाउट्स को रिजॉल्व कर दिया था, है ना? तो जो बचे थे वो मैंने निकाल लिए, जो मुझे लगा कॉमन हो सकते वो मैं ले आया, ठीक है? चलो, तो अपन मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि आपके डाउट्स को एकदम खत्म कर दें। प्योरली जीरो तो शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1.5 लाख बच्चा है बैच में, पॉसिबल ही नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि भाई मैं खत्म करूं चीजें अच्छे से। वेरी गुड, 84.87% बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रत्युष भाई, अनुभव भाई, गौरव भाई, ईशिका, किंग विक्टर, ऋषि, समोसा सिंह, शुभम, प्रणव, आदित्य सिंह, वेरी गुड। तो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसके अंदर हम लोग किसके प्रेजेंस पे कराते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट कैसी होती है? डिफ्यूज्ड सनलाइट होती है। कौन सी सनलाइट होती है? डिफ्यूज्ड। एक होती है कि डायरेक्ट सनलाइट को पटकना, तो डायरेक्ट सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो हम डिफ्यूज्ड सनलाइट लेते हैं। उस डिफ्यूज सनलाइट के अंदर भी कौन सा कंपोनेंट? यूवी वाला जो कंपोनेंट है वो इंटरेक्ट करता है, या फिर आप इस रिएक्शन में हीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। कभी आपको दे सकता है कि डिफ्यूज्ड सनलाइट, नहीं तो दे सकता है यूवी लाइट, नहीं तो दे सकता है हीट। डिफ्यूज्ड सनलाइट जिसके अंदर जो कंपोनेंट है दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट विल इंटरेक्ट, है ना, एंड विल मेक श्योर कि रिएक्शन हो जाए। या फिर आप हीट करेंगे तब भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है ना? कंडीशंस को याद रखिएगा। हीट करेंगे तो रूम टेम्परेचर से तापमान बढ़ जाएगा। बेसिक बेसिक बातें याद होनी चाहिए। चलो, कामना करता हूं इतनी बातें सभी को क्लियर है। एक बार आए भैया लिख दो फटाफट से, सारे के सारे एक बार आए भैया लिख दो। एक बार आए भैया लिख देंगे सारे मेरे दोस्त कि यहां तक सब समझ में आ रहा है। जो डाउट्स अभी मुझे दिखे, जो अनसॉल्व थे, वो मैं ले आया हूं। आपको एक डाउट फॉर्म दूंगा सारे चैप्टर्स का मेरे दोस्तों। जहां पर आपको दिक्कत लगेगी, सुनील भाई मेरे को यहां दिक्कत है, आप वो पूछना, मैं वो रिजॉल्व करूंगा, ठीक है? एक बार आए भैया का नारा लगा दो, एक बार आए भैया लगा दो कि यहां तक सब सॉर्टेड है। क्या बात है, माही, अंशिका, नीतीश, कबीर, जी के टॉपर, ओम, अनीश, अनुप्रिया, मोनिका, जॉन, अन्या, प्रियांशु, गरिमा, इकरा, अशिका, समीरा, युवराज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, थैंक यू सो मच। अब लास्ट रिएक्शन के बारे में जानते हैं, दैट इज बेसिकली योर कंबशन रिएक्शन। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें आपने कक्षा 8वीं में मेरे से शायद पढ़ी हैं। अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो ठीक, किसी और टीचर से पढ़ा है तो किसी और शिक्षक से आपने पढ़ा होगा बहुत कुछ इसके बारे में। कक्षा 8वीं में पूरा चैप्टर है कंबशन के ऊपर, कंबशन एंड फ्लेम्स नाम का चैप्टर आता है। तो इसी रिएक्शन के बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, इसको डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए सवालों से स्टार्ट करते हैं। इज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ वुड और कंबशन ऑफ वुड? सोच समझ के दीजिएगा, आज मैं आपके मिसकंसेप्शंस क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना। बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर होंगे, आपको मजा आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत सारे मिसकंसेप्शन मैं गारंटी देता हूं आपके क्लियर हो जाएंगे। आप बोलोगे भैया मजा आ गया, बहुत सारे मिसकंसेप्शन क्लियर हो गए। इज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ वुड और कंबशन ऑफ वुड? यानी कि अगर मैं लकड़ी को जलाता हूं तो लकड़ी को जलाते समय मैं ये बोल सकता हूं बर्निंग ऑफ वुड या कंबशन ऑफ वुड। क्या यह बात आपकी सही है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं बिल्कुल रिकैप दे रहा हूं 8वीं कक्षा का, अभी 8वीं कक्षा से उठा रहा हूं बिल्कुल तुमको। तुम कह रहे हो 8वीं का रिकैप, मैं 8वीं का ही रिकैप दूंगा। अभी देखो तुम, बिल्कुल 8वीं कक्षा से उठाऊंगा, जाके लेक्चर देख लो ना 8th वाला, तुम कहोगे भैया आपने बिल्कुल वहीं से उठाया हमको, बिल्कुल वहीं से उठाऊंगा, टेंशन मत लो। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार? ये टाइम ऐसा एग्जाम वाला, थोड़ा सा भी शांत रहो। हर चीज की तुमको छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, स्ट्रेस होने लगेगा, तो शांत रहो अभी।
शांत रहने की कोशिश करो। अभी नेचुरली तुम्हें गुस्सा आने की कोशिश होगी, एग्जाम्स आ रहे हैं ना, परेशानी लगने लगेगी, ये होमवर्क क्यों मिल रहा है, असाइनमेंट क्यों मिल रहा है, खैर वो तो इररिलेवेंट है, बट अभी तुम्हें हर चीज प्रेशर लगेगी, स्ट्रेस फील होगा। कोई टेंशन नहीं लेनी, शांत रहना है। इज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ वुड और कंबस्शन ऑफ वुड? यस और नो? आंसर होगा यस, ध्यान से सुनना। ओहो ओहो हो नहीं। रोहन, पीजोन, रूपेश, अनुराग, राघवेंद्र, दीपा, सौम्या, अभिनव, आर्यन और कैलाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। इज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ वुड और कंबस्शन ऑफ वुड? तो मैं यहां पे बोलता हूं आपका ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक जी, ध्यान से देखना। अब देखो मैं सवाल पूछ रहा हूं तो कुछ तो घुमा ही रहूंगा। इज इट करेक्ट टू से बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक? बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, ठीक है। तो ये है हमारे पास यस और ये हमारे पास है नो। क्या ये सही है कि अगर मैं बोलता हूं बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, इज दिस अ करेक्ट स्टेटमेंट? क्या ये सत्य है, क्या ये नहीं है? यानी अगरबत्ती को जलाने का स्टेटमेंट जो मेरा है, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, यस और नो? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। हाँ, एक बच्चा सही बोल रहा है, गो आउट एंड प्ले, स्ट्रेस दूर होगा। बिल्कुल सत्य बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जाके खेलना चाहिए। भाई मैंने भी 10th के पेपर दिए, काफी अच्छे परसेंटेज आए, टॉपर था, खेलता था मैं भी, सब लोग खेलते थे। मैं इनफैक्ट बहुत सारे एजुकेटर से बात करता हूं, तो जब ऐसे हम लोग का ऐसा डिस्कशन हो रहा होता ना ऑफिस में भी, तो अ लॉट ऑफ देम हैव सिक्योर्ड रियली वेल, सब लोग मेरिट में थे। तो मैं कहते थे यार आजकल के बच्चे ज्यादा टेंशन नहीं लेते। सब बोलते हाँ यार, मतलब हम लोग खेलते भी थे, पढ़ाई भी करते थे, और तब तो ऑनलाइन ऑनलाइन नाम की कोई चीज होती नहीं थी, तब तो यूट्यूब यूट्यूब कुछ होता नहीं था, ये तो फैशन अब आया है। तो आप लोग जितनी ज्यादा रिसोर्सेज आए ना, उतना ज्यादा आप लोग टेंशन में आ गए। मुझे लगता है आप लोगों को फोमो आने लगा है। ऐसा होता है क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। अरे कुछ मिस नहीं हो रहा है यार, इतना सा तो सिलेबस है, क्या मिस हो रहा है तुमसे? कुछ नहीं हो रहा मिस। तुम आधे ज्यादा तो फोमो में डर रहे हो, पता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो चल रहा है तुम्हारे साथ। वी आर मिसिंग आउट समथिंग, यू आर नॉट मिसिंग आउट समथिंग भाई, यू आर डूइंग रियली वेल। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी जिंदगी में, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में, कुछ मिस नहीं कर रहे भाई। मेरी बातें थोड़ी लगती होगी बड़ी कटाश, मेरी बातें कर देता है, तुम्हारे अच्छे के लिए करता हूं। जिंदगी जीना भूल चुके हो तुम, खेलना कूदना भूल चुके हो। आज एक एजुकेटर ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी, उसमें एकॉन का गाना था, बोला था ना, दैट आई हैवंट सीन योर फेस, ये वाला। अब ये गाना हम बचपन में सुनते थे बहुत ज्यादा। तो मैंने उनको बोला कि मैम मुझे बचपन बड़ा याद आता है। उन्होंने कहा सर मुझे भी बचपन बहुत याद आता है। मैंने कहा मैम वो दिन बहुत अच्छे थे यार, बड़े होके गलती हो गई। सोचो मैं अपना बचपन मिस करता हूँ, और आई थिंक एवरीवन जो बड़े हो गए वो अपना बचपन मिस करते हैं। तुम लोग अपना बचपन ही खराब कर चुके हो। स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी तुम्हारी भी गलती नहीं है, वो माहौल ऐसा बन गया है। अच्छा तू यूट्यूब पे पढ़ता है, तू भी पढ़ता है, तूने ये बुक ले ली, तूने भी ले ली, यार मैं नहीं करूंगा तो मैं तो कुछ मिस आउट कर जाऊंगा। कुछ मिस आउट नहीं कर रहा भाई, तू माहौल बना दिया है बस, और कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ माहौल, माहौल है माहौल, क्या करें। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋषि, प्रत्युष, ऋषिका, प्रणव, इंपेरेटर, कार्तिक वर्मा को अभी वीडियो कॉल नहीं आया करेंगे। कबीर दास, अयान फ्रॉम लखनऊ, गौरव, शुजात हुसैन, ठीक है। यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग, प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस, समझ गया ना? चलो, क्योंकि सब लोग कोर्स ले रहे हैं, सब लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, सब लोग बुक ले रहे हैं, सबको तो फोमो आने लग जाता है कि ओ ये कुछ अलग ही कर लेगा लाइफ में चलो, तो क्या ये सही है बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक बोलना? क्या ये सत्य बात है? तो ये बात गलत है। अब आप यहां पर डालेंगे गूगल पे कहीं पे, तो आपको ये बात सत्य नजर आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे भी पहले यही लगता था बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, लेकिन दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज इनकरेक्ट। अभी मैं आपको रीजन प्रूव करके बताऊंगा। तो आप यहां पर एक छोटी सी चीज को देखना, आप यहां पर एक छोटी सी चीज को देखना, मैं आपके समक्ष करता हूं ये चीज। आप यहां पर एक छोटी सी चीज को देखना। ये मेरे पास क्या है सुनील भैया? ये आपके पास अगरबत्ती है, और अगरबत्ती को अगर मैं यहां पर ऐसे जला दूं तो ये अगरबत्ती जब जलती है, बस बस बस, ये अगरबत्ती है, ठीक है ना? तो ये अगरबत्ती जल रही है, ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः। अब देखो, अब यहां पर तुम्हारी जो लाइट एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? यहां पे ध्यान से देखो, लाइट एनर्जी किस फॉर्मेट में निकल रही है। तुम मेरे को बताओ, लाइट एनर्जी कैसे दिख रही है तुमको? यहां पे लाइट एनर्जी किस फॉर्म में दिख रही है? ये लाल कलर का ग्लो नजर आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा ये लाल कलर का ग्लो नजर आ रहा है क्या? लाइट एनर्जी किस फॉर्मेट में है? देखो, लाइट एनर्जी किस फॉर्मेट में है? दिख रहा है क्या? ये लाइट एनर्जी देखो, इसमें से रोशनी निकल रही है ना? ये रही है ना? ठीक है ना? हाँ, क्या बात, तुम मेरे से पढ़ के आए हो यार पहले से ही। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एक तो लाइट एनर्जी हमने देखा ग्लो के फॉर्मेट में है। अच्छा, अब यहां बताओ, यहां पर लाइट एनर्जी किस फॉर्मेट में है? थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पर लाइट एनर्जी कौन से फॉर्मेट में है? ध्यान से देखो, यहां पे लाइट एनर्जी कौन से फॉर्मेट में है? तो क्या यहां पर और यहां पर कुछ अंतर है? लाइट एनर्जी में कुछ अंतर नजर आया लाइट एनर्जी के अंदर? यानी रोशनी जब हमने अगरबत्ती को जलाया तब भी रोशनी निकल रही है, और जब यहां पर मैंने इसके अंदर जो गैस है उसको जलाया तब भी रोशनी निकल रही है। क्या इन रोशनियों में कोई अंतर है या नहीं? अरे जब अगरबत्ती को जलाया तब भी रोशनी निकल रही है, और मेरे दोस्त यहां पर मैंने इसको जलाया तब भी रोशनी निकल रही है। तो रोशनी में कोई अंतर? जी बिल्कुल अंतर है। इसी अंतर के बेसिस पे हम कंबशन के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि हमारे पास कंबशन क्या होता है, फिर उसके टाइप्स को हम और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो कंबशन क्या होता है? कंबशन और कुछ नहीं होता, कंबशन एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन होती है, और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस जो होता है, यानी जो इस रिएक्शन को शो करता है, उसे हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो इस रिएक्शन को दे रहा है उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, जो कि हमारे पास प्रेजेंट है इन एयर, हवा में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन गैस, उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और ये बनाता है हीट और लाइट एनर्जी, और उसके साथ काफी सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। तो यहां पर याद रखिए, व्हाट इज अ कंबशन रिएक्शन? कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है, साथ में हीट और लाइट एनर्जी का निर्माण करता है। इसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं मेरे दोस्त। इसे सरल भाषा में अगर मैं आपको लिखकर दिखाऊं तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है सुनील भैया, इसको एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है, तो ये यहां पे क्या बनाता है? ये यहां पर बनाता है प्रोडक्ट, या फिर ये बनाता है बेसिकली प्रोडक्ट्स, साथ में निकालता है हीट, और साथ में निकालता है बेसिकली लाइट एनर्जी। तो इस रिएक्शन को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। यानी कि ये जो सब्सटेंस इस रिएक्शन को शो करता है, इसे कंबस्टिबल बोलते हैं। एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है, साथ में हीट और लाइट एनर्जी का निर्माण करता है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। वी कॉल दिस एज द कंबशन रिएक्शन। क्या बात है सुनील भैया? अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो लाइट एनर्जी निकल रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ लाइट एनर्जी के बेसिस पे भी कंबशन के प्रकार बनते हैं। देखिए, लाइट एनर्जी आपकी या तो फ्लेम के फॉर्मेट में निकल सकती है। किसके फॉर्मेट में? फ्लेम के फॉर्मेट में। देखिए, ऐसे फ्लेम के फॉर्मेट में निकल सकती है। अगर लाइट एनर्जी ऐसे फ्लेम के फॉर्मेट में निकल रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लेम। ये फ्लेम है।
ये भी फ्लेम ही है एक तरीके से। दिस इज बेसिकली अ फ्लेम, दिस इज अ फ्लेम, ये एक फ्लेम है, ये देखिए, दिस इज अ फ्लेम, दिस इज अ फ्लेम, ठीक है बेटा, दिस इज द फ्लेम। अगर लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में निकलती है तो याद रखिएगा टेक्निकली उसे बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग बोलते हैं। यानी बर्निंग एक प्रकार का कंबशन रिएक्शन है, बर्निंग एक प्रकार का कंबशन रिएक्शन है। लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं, जो बर्निंग है वो कंबशन है, जो कंबशन है वो बर्निंग है। गलत नहीं है ऐसा। तो अगर आपके कंबस्टिबल सब्सटेंस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, साथ में हीट और लाइट बनाता है, और लाइट एनर्जी अगर इसे फ्लेम्स के फॉर्मेट में होगी, जैसे मोमबत्ती जलाते तो पीले कलर की फ्लेम आती है, इसको जलाते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है, फ्लेम के फॉर्मेट में होगी तो इसे बोलेंगे बेसिकली बर्निंग। बहुत सारे छात्रों के दिमाग में आता है, सुनील भैया कोई भी चीज ऐसे ये फ्लेम वाला रीजन कैसे बनाती है? कोई भी पदार्थ, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, अगर वो वेपर के फॉर्मेट में कन्वर्ट होने का दम रखता है, जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलती है तो पीले कलर की फ्लेम निकलती है, मोमबत्ती जलती है तो पीले कलर की फ्लेम निकलती है, गैस जलती है तो नीले कलर की फ्लेम निकलती है। कोई भी चीज जो फ्लेम प्रोड्यूस करती है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है। इस टेक्निकल बात को याद रखिएगा। एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू द गैस, मतलब जब आप इसका कंबशन रिएक्शन करवा रहे हैं और कंबशन रिएक्शन के दौरान अगर वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने का दम रखता है तो वो फ्लेम जरूर बनाएगा। आपको लगता होगा लकड़ी को जलाते हैं तो वो तो सॉलिड स्टेट में होती है। अरे मेरे राजा, लकड़ी भी जब आप उससे हीट, भाई आप उसको गर्म करते हो ना, तो वहां पर लकड़ी जो है वो बेसिकली वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए वहां पर आपको फ्लेम्स नजर आती हैं। यानी वहां पर पदार्थ आपके गैसियस फॉर्म में जाते हैं जो कि जलते हैं और फ्लेम निकालते हैं, और इस प्रोसेस को टेक्निकली बर्निंग कहा जाता है। मैं कामना करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, साथ में हीट और लाइट निकालता है। लाइट एनर्जी अगर फ्लेम के फॉर्मेट में होगी तो बर्निंग कहेंगे। बर्निंग वो शो करता है जब भी कोई पदार्थ आपका वेपर या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बेसिकली क्या करेगा? लपटे बना देगा, और जो नहीं करेगा वो लपटे नहीं निकालेगा। तो वो कैसे निकालेगा लाइट एनर्जी? वो लाइट एनर्जी निकालता है ग्लो के फॉर्मेट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगरबत्ती आप जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में होगी। मोमबत्ती को जलाएंगे तो लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में होगी। अगरबत्ती को जलाएंगे, अगरबत्ती अगरबत्ती अरे यार, अगरबत्ती ऋतिक भाई, अगरबत्ती ये ऋतिक भाई को रोस्ट कर दिया। बच्चे कह रहे थे ना रोस्ट ऋतिक भाई, अगरबत्ती रोस्ट कर दिया, रोस्ट कर दिया भैया। कह रहे थे वो भैया ये हमारे ऋतिक भाई, ये देखो ये रोस्ट कर दिया हमने ऋतिक भाई को। अगरबत्ती, अगरबत्ती का नाम है बबुआ बत्ती अबे यार गलती से हो गया ये तो अरे भाई हाँ तो ये ग्लो, ये देखो स्मार्ट बोर्ड पे लाके दिखा रहा हूं, देखो। अरे नोटी बॉय हो क्या तुम ऋतिक भाई? नोटी बॉय, नोटी बॉय ऋतिक भाई तो ये लाइट एनर्जी जो है ये बेसिकली किस फॉर्मेट में है? ये लाइट एनर्जी किस फॉर्मेट में? लाइट एनर्जी किस फॉर्मेट में? ग्लो के फॉर्मेट में है। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल समझ में आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, तो लाइट एनर्जी अगर ग्लो के फॉर्मेट में होगी तो इस प्रोसेस को टेक्निकली क्या बोलते हैं राजा? स्मोल्डरिंग बोलते हैं। तो आज के बाद अगर आपके सामने कोई बोले बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, तो उसको कहना कि भले किताब में बात लिखी है लेकिन टेक्निकली गलत है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए स्मोल्डरिंग क्या होता है। फ्लेमलेस फॉर्म ऑफ कंबशन को स्मोल्डरिंग कहते हैं, यानी कि कंबशन का वो प्रकार
जिसमें लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में नहीं होगी, ग्लो के फॉर्मेट में होगी, उसे स्माउल्डरिंग कहते हैं। कंबशन का वो प्रकार जिसमें लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में नहीं होगी, किस फॉर्मेट में होगी? ग्लो के फॉर्मेट में होगी, उसे स्माउल्डरिंग कहते हैं। फ्लेमलेस फॉर्म ऑफ कंबशन इज कॉल्ड ए स्माउल्डरिंग। गूगल पे सर्च कर लीजिए अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो, खुला ऑप्शन है, सर्च कर लीजिएगा। टेक्निकली ढूंढना स्माउल्डरिंग क्या होता है, ये मत ढूंढना बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ कोल, तो डेफिनेटली मिलेगा, मुझे भी पता है। वो टेक्निकली तो गलत हुआ ना। जब मैंने स्माउल्डरिंग के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो गलत क्लासिफिकेशन है। फिर आप बर्निंग कैसे बोल सकते हो इंसेंस स्टिक या बर्निंग ऑफ चारकोल? मैं भी पहले बोलता था बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक। समय के साथ साथ जब और रिसर्च किया तो समझ में आया कि भैया स्माउल्डरिंग जो होता है वो फ्लेमलेस फॉर्म ऑफ कंबशन है। यानी अगर लाइट एनर्जी ग्लो के फॉर्मेट में होगी दोस्त तो उसे स्माउल्डरिंग कहेंगे, और लाइट एनर्जी फ्लेम के फॉर्मेट में होगी तो उसे बेसिकली बर्निंग कहेंगे। सरल बात है, ठीक है। हाँ बेटा चिंटू सुनो सुनो, चिन्मय चिंटू को सुनाओ बेटा, चिंटू को सुनाओ बेटा, चिंटू और राजा सुनो, ये प्यारा भाई हमारा तुमसे बात कर रहा है, सुन लो इसकी बात। नॉटी बॉय, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मेरी बात सुनो। अब देखो, कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक और रिडॉक्स होते हैं। अब आप इसको सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, मैं ट्राई करता हूं, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप बिल्कुल इसको रिलेट कर पाएंगे। मुझे लगता है आप शायद इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा सोचते हैं। एक कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल देता हूं। मैग्नीशियम की रिबन को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर स्ट्रांगली गर्म करता हूं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, साथ में हीट और साथ में लाइट निकालता है। ये कंबशन रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिडॉक्स है या नहीं तुम सोच लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बेटा सन में कंबशन ही नहीं होता यार, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो। क्या सन में कंबशन होता है क्या? वहां पे ऑक्सीजन कहां से आएगी राजा बेटा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और भाई साहब 7:45 हो गई क्या? ये तो गलत हो गया। क्या बात है। सो कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शंस। करेक्ट आंसर हमारे पास होगा यस। देखते हैं कितने बच्चों, अरे वाह क्या बात है। तुम मेरे प्यारे भाई बहनों, कसम से बता रहा हूं, अभी ऑफलाइन में होते ना तुमको पार्टी दे देता मैं आज, मम्मी कसम। मजा आ गया यार, कसम से दिल जीत लिया तुमने। तुमको आज चाट खिलाने लेके जाता मैं सबको, सही बता रहा हूं, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। ये अपने छात्र, ये अपने बच्चे हैं। एक हल्की हिंट दी, सही आंसर दे दिया, मजा आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुमने मेरा दिल खुश कर लिया। मजा आ गया, मजा आ गया। ये यही चाहिए था, यही चाहिए था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा पोटेंशियल है, ये ओरानियंस का पोटेंशियल है, समझ रहे हो। हल्का हिंट दिया, अपने छात्र इतनी बढ़िया बात, इतनी बढ़िया बात को डिफाइन कर गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इंपरेटर, आशीष, किंग विक्टर, प्रत्युष, शिशिका, गौरव, प्रणव, सुजात, रिदम टीचिंग, नरेंद्र, ये पूरा क्या था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आ रहा भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो, वेरी गुड, ऐसे ही तुम में बहुत पोटेंशियल है भाई। देखो अब मान लो मेरे राजा बेटा, ये मैग्नीशियम की जो रिबन है ना, ये मैग्नीशियम की जो रिबन है, ये बेसिकली क्या बनाती? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है ना बेटा। क्या बात है। साथ में क्या निकालती? हीट निकालती, और साथ में निकालती लाइट एनर्जी। वाह यार सुनील भैया, क्या बात है, मजा आ रही हो। तो मैग्नीशियम के रिबन को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे अगर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, साथ में हीट, साथ में लाइट। अब इस रिएक्शन का थोबड़ा देख के तुम्हें क्या लग रहा है? कि रिएक्शन का थोबड़ा देख के तो सुनील भैया 100% ये लग रहा है कि ये हमारे पास किसकी तरह एक्ट करेगा? कंबस्टिबल सब्सटेंस की तरह एक्ट कर रहा होगा। भाई मैग्नीशियम कंबशन शो कर रहा है तो कंबस्टिबल सब्सटेंस।
साथ में ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन से बेसिकली क्या बन रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, और साथ में हीट और साथ में लाइट। अब देखो, कंबस्टिबल सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन गिव्स प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट साथ में हीट और साथ में लाइट। एक प्रोडक्ट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है, साथ में हीट साथ में लाइट। यहां देखिए आप, सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अब हमें आगे क्या करना है। इतना हमें समझ में आ गया कि ये रासायनिक प्रतिक्रिया जो है ये कंबशन रिएक्शन है। सुनील भैया, ये बात हमें समझ में आ गई कि ये कंबशन रिएक्शन है। दूसरी बात ये हमें पता है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन हो गए कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तीसरी बात, हीट और लाइट एनर्जी निकल रही है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एनर्जी बाहर निकल रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। और चौथी बात अगर मैं करता हूं तो मैग्नीशियम पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो इसकी रिडक्शन हुई होगी। इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाई थी ये बात, तो ये रिडॉक्स भी है। तो ये कंबशन रिएक्शन भी है, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन भी है, एक्सोथर्मिक भी है और रिडॉक्स भी है। याद रखिएगा इस बात को कि कंबशन रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स और एक्सोथर्मिक होगी ही होगी। अगर कोई भी रिएक्शन कंबशन है तो याद रखिएगा दैट विल ऑलवेज हमेशा वो एक्सोथर्मिक भी होगी और रिडॉक्स भी होगी। यह संसार का कटु नियम है। आप कोई भी कंबशन रिएक्शन अपनी जिंदगी में उठाइए, वो रिडॉक्स के साथ साथ एक्सोथर्मिक 100% होगी। चलिए, अब जैसे मान लेते हैं कि मान लीजिए हम हाइड्रोकार्बन्स का अगर कंबशन करवाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन रिएक्शन को थोड़ा समझते हैं। भाई हमारे अभी चैप्टर नंबर 4 में हाइड्रोकार्बन को जलाने की बात की गई, तो हाइड्रोकार्बन को थोड़ा जलाते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, ये बेसिकली कहां से आएगी, ये बेसिकली हमारे पास हवा से आएगी। तो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां पर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर वेपर बना रहा है, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, साथ में बनाएगा हीट, साथ में बनाएगा लाइट, दैट इज कंबशन रिएक्शन। भाई ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, व्हाट इज कंबशन रिएक्शन की एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, हाइड्रोकार्बन हो गया फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास क्या हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई। ये बेसिकली हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास हो गए प्रोडक्ट्स, और साथ में बेसिकली क्या निकलेगी, हीट और लाइट। कंबशन रिएक्शन है या नहीं है। कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, कंबस्टिबल सब्सटेंस एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर यानी प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहा है, साथ में हीट और लाइट का निर्माण कर रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंबशन रिएक्शन। हाँ या ना जी सुनील भैया। तो हाइड्रोकार्बन मेरा क्या है, हाइड्रोकार्बन मेरा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर लेता है तो प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, साथ में हीट और लाइट। कामना करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेकिन सुनील भैया यहां पर अगर हम ऑक्सीजन का अमाउंट कम या ज्यादा करते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है क्या कंबशन में? जी बिल्कुल पड़ता है। ये जो ऑक्सीजन गैस यहां पर आपके हाइड्रोकार्बन से इंटरेक्ट कर रही है, अगर इसकी मात्रा आपने कम या ज्यादा कर दी मेरे दोस्त, तो इसकी मात्रा के कम या फिर ज्यादा होने से प्रोडक्ट में और जो टाइप ऑफ एनर्जी निकल रही लाइट एनर्जी, उसके अंदर भी परिवर्तन आता है, उसके कलर में परिवर्तन आता है। आइए इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। पहली बात, ऐसा मानते हैं कि बहुत अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन है तो कंप्लीट कंबशन होगा। बहुत अच्छी मात्रा में अगर ऑक्सीजन है हाइड्रोकार्बन्स के पास, बहुत अच्छी मात्रा में अगर ऑक्सीजन है हाइड्रोकार्बन्स के पास, बहुत अच्छी मात्रा में अगर ऑक्सीजन है हाइड्रोकार्बन्स के पास, तो यहां पर उनका बेसिकली कंप्लीट कंबशन हो जाएगा।
बहुत अच्छी मात्रा में अगर ऑक्सीजन है हाइड्रोकार्बन्स के पास तो कंप्लीट कंबशन होगा, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में है तो भाई साहब आपका कंप्लीट कंबशन होना 100% तय है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। यहां पर हमारे पास ये बेसिकली जो गैस है इसका नाम है मीथेन। अब ये मीथेन गैस यहां पर मैं बोल देता हूं कि ये मेरे पास है मीथेन गैस। चलिए नेचुरल गैस उठा लेते हैं, नेचुरल गैस में मीथेन होती है तो यहां पे नेचुरल गैस लिख देता हूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेचुरल गैस को जला रहे हैं। अब नेचुरल गैस में क्या होता है, मेजरली मीथेन होती है, मेजरली मीथेन प्लस इथेन प्रोपेन वगैरह एटसेट्रा अलग अलग गैसेस होती है। पर मेजरली कौन सी गैस है इसके अंदर, मेजरली कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। अब अगर इस मीथेन को एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलने वाली है तो यहां पे कार्बन ऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा होगा, ये देखिए CO2। ये प्रोडक्ट्स को याद कराने के लिए मैं बच्चे को बताता हूं कि भाई देख कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बना रहा है और भाई साथ में निकल रही है बेसिकली हीट और साथ में निकल रही है लाइट। बच्चा कहता है बहुत बढ़िया सुनील भैया। तो हाइड्रोकार्बन्स के कंबशन में CO2 और H2O यानी कि मॉइस्चर या वाटर वेपर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है। देखो ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, जी सुनील भैया। ये ऑक्सीजन है, जी सुनील भैया। तो ऑक्सीजन कार्बन से इंटरेक्ट करके CO2 बना रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके H2O बना रहा है, साथ में निकल रही है हीट, साथ में निकल रही है लाइट। ये कंप्लीट कंबशन के समय होगा। तो जब भी कंप्लीट कंबशन हो रहा है इसका मतलब यह है कि यहां पर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन गैस है जिसके साथ हाइड्रोकार्बन इंटरेक्ट करके पूरी तरीके से CO2 और H2O में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में निकल रही है हीट और साथ में निकल रही है लाइट। अब जो ये लाइट एनर्जी है ना, ये बेसिकली किस फॉर्मेट में होगी, ये बेसिकली होगी ब्लू फ्लेम के फॉर्मेट में। कौन सी फ्लेम के फॉर्मेट में होगी, नीले कलर की फ्लेम के फॉर्मेट में होगी। जब भी कंप्लीट कंबशन होगा तो यहां पर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन है तो कार्बन पूरा CO2 में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो गया, साथ में निकली हीट, साथ में निकली लाइट और लाइट एनर्जी होगी नीले कलर की फ्लेम के फॉर्मेट में। दूसरा, अब हम घुस रहे हैं यहां पर इनकंप्लीट कंबशन की कैटेगरी में। इनकंप्लीट कंबशन, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये कंबशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ इनकंप्लीट है। अब इनकंप्लीट कंबशन का यहां पर क्या मतलब है कि यहां पर ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी से यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पे जो आपके पास CH4 है जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहां पर कंप्लीटली CO में नहीं कन्वर्ट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। हाइड्रोजन बेसिकली आपका मॉइस्चर में कन्वर्ट होता है, साथ में बेसिकली निकलती है हीट और साथ में बेसिकली निकलती है आपकी लाइट। हीट निकलती है और साथ में निकलती है लाइट। अब जो लाइट एनर्जी यहां पर निकलती है दैट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ येलो फ्लेम। कौन से फ्लेम के फॉर्मेट में निकलती है, येलो फ्लेम के फॉर्मेट में निकलती है। पीले कलर की फ्लेम उसमें निकलती है। तो देखिए ऑक्सीजन की अगर मात्रा कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड निकलने लग जाएगा, साथ में मॉइस्चर, साथ में हीट, साथ में लाइट। ये येलो कलर की फ्लेम होती है। एक हिंट दे रहा हूं, आपके घर पे जो गैस का चूल्हा जलता है कभी कभी उसके अंदर से येलो कलर की फ्लेम आने लग जाती है, याद आ रहा है। येलो कलर की फ्लेम आ रही है मतलब एक डेंजर है कार्बन मोनोऑक्साइड का, पॉइजनस गैस होती है, ध्यान से। और अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगी, और ऑक्सीजन की अगर कमी होने लगी तो ये जो मीथेन है, ये ऑक्सीजन की और कमी अगर होने लगी है तो कार्बन जो है वो जल ही नहीं रहा है, अनबर्न्ड कार्बन निकल गया है और साथ में H2O, साथ में बेसिकली हीट और साथ में बेसिकली हमारे पास है लाइट, ठीक है ना। तो लाइट एनर्जी तो आपके पीले कलर की फ्लेम के फॉर्मेट में ही निकलेगा। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है, अच्छा 4 है तो इधर 2 कर दो, 4 और 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन बैलेंस्ड है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनबर्न्ड कार्बन, जिसको बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, यानी वो कार्बन जो जला नहीं है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सूट। सूट 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 सूट।
तो यहां पर जो फ्लेम निकलती है दैट इज कॉल्ड एज दी, इस फ्लेम को हम क्या बोलते हैं, ये येलो तो होती है लेकिन इसको हम अलग से एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज येलो सूटी फ्लेम। येलो सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब है कि उसके अंदर अनबर्न्ट कार्बन भी है, और ये अनबर्न्ट कार्बन को आप महसूस भी कर सकते हैं। मोमबत्ती को जलाइए तो उसके अंदर बेसिकली येलो सूटी फ्लेम होती है। मोमबत्ती जलेगी ना, आप अपना हाथ ऊपर रख दीजिए, आपका हाथ काला पड़ जाएगा। हाथ काला पड़ रहा है क्योंकि वहां पर अनबर्न्ट कार्बन यानी कि सूट के पार्टिकल्स हैं जो जले नहीं है, तो फ्लेम को छोड़ के निकल रहे हैं। अपने हाथ ऊपर रख दिया, आपका हाथ काला पड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अनबर्न्ट कार्बन। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी तो कंप्लीट कंबशन होगा, पूरा का पूरा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो रहा है, साथ में हीट साथ में लाइट, और लाइट एनर्जी जो होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लू फ्लेम। ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगा। ऑक्सीजन की मात्रा और कम होने लग जाएगी तो कार्बन जला ही नहीं है, अनबर्न्ट कार्बन के फॉर्मेट में वो बेसिकली बाहर निकल रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सूट। तो यहां पर नीली फ्लेम, यहां पर पीली फ्लेम, और यहां पर येलो सूटी फ्लेम जिसके अंदर अनबर्न्ट कार्बन भी है। कामना करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, चलो। ये चिन्मय और चिंटू भाई आपस में लगे हुए, दोनों दोस्त हो क्या है? दोनों दोस्त हो? मैं जैसे कमेंट खोलता हूं चिन्मय और चिंटू चैटिंग चल रही होती है। चिंटू आई मिस यू। चिन्मय बेटा, उल्टा तो नहीं है? नाम चिन्मय रखा है, तुम्हारा घर पे नाम चिंकी है, तो तुम चिंटू से चैटिंग कर रही हो है? एनर्जी लो है सर की, ऐसा होता है क्या? मेरी एनर्जी लो है, मेरी है, मेरी एनर्जी लो है, मेरी एनर्जी लो है। भाई मैं यहां पे अगर पढ़ा रहा होता ना, 3-4 स्टूडेंट में टीचर पढ़ा नहीं पाते सही से। सुनील भैया की एनर्जी लो है, मेरे को 18 नंबर स्टूडेंट फिक्स कर दिया कि सुनील भैया को 18 नंबर में दो। मैं भिड़ता हूं, दीवारें हिलती हैं, दीवारों से भिड़ जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते। 6 नंबर में एक बार मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते क्लास के अंदर कूदा, दीवार से भिड़ गया। पास में मैडम थी, वो डर गई, क्लास में चिल्ला गई। अंग्रेजी की मैडम थी, माया मैडम, क्लास में चिल्ला गई, हाँ ये क्या हो गया? वो उनने का वो पास में सुनील भैया क्लास ले रहे हैं जो वो दीवार पे भिड़ते दुड़ते रहते हैं, तो क्या वो उनको बड़े स्टूडियो में क्लास दिया करो, तो दीवार से इधर उधर भिड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं। सुनील भैया की एनर्जी लो लग रही है, वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसे मत बोलो यार, ये एनर्जी, एनर्जी समझ रहे हो? एनर्जी, ऊर्जा, दूर्जा नहीं बोला, ऊर्जा। हाँ, वो माया मैडम तो डरी गई थी, कहती आर यू इनसेन सर? मैंने कहा आई एम नॉट इनसेन यार, आई एम जस्ट हाई ऑन एनर्जी। बट आपको ये भी सोचना चाहिए ना कि पास में भी कोई टीचर क्लास ले रहा है। मैंने कहा ओ सॉरी मैम, मेरे को नहीं पता था। वो क्या, मैं फीलो फीलो में थोड़ा सा ऐसे कूदा तो दीवार पे भिड़ गया। स्टूडियो छोटा है, हाथ पैर भिड़ जाते हैं। मैंने कहा आपने ये नहीं पूछा कि सर आपको लगी तो नहीं? कहती वो मुझे पता है कि नहीं लगी होगी। क्या? नहीं नहीं अभी नहीं हुई, अभी तो चलेगी क्लास। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड। अब देखिए फ्लेम्स के भी प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे, है ना? तो दो प्रकार की हमारे पास फ्लेम्स होती है, पहला लुमिनस और दूसरा बेसिकली नॉन लुमिनस। अब आपने यहां पर जो फ्लेम्स को देखा कि यहां पे नीली, यहां पर पीली, है ना? तो मेरे दोस्त इनके भी नामकरण हो जाते हैं। जैसे पीली और नीली बराबर कैटेगरी में नहीं रखी जाती है, एक को लुमिनस बोलते हैं, एक को नॉन लुमिनस बोलते हैं। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। यहां पर लुमिनस हम उसको बोलते हैं दैट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ लाइट, produces a lot of light, that produces a lot of light, it is basically called as the luminous flame, luminous flame। और non luminous flame का मतलब है does not produces enough light। समझ में आया? does not produces enough light। अगर यहां पर लाइट एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसको बेसिकली नॉन लुमिनस कहेंगे, अगर लाइट एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो लुमिनस कहेंगे। वैसे ये पीले कलर की जो फ्लेम है ये बेसिकली कहलाती है लुमिनस फ्लेम। येलो फ्लेम इज बेसिकली कॉल्ड एज दी लुमिनस फ्लेम,
एंड दिस ब्लू फ्लेम इज बेसिकली कॉल्ड एज द नॉन लुमिनस फ्लेम। अब कैसे आपने ये बोला मैं आपको बताता हूं। कुछ भी नहीं करना है, आज आपको अपनी मम्मी के पास किचन में जाना है और बोलना है कि सुनील भैया ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है, लेकिन सुनील भैया ने बोला है कि आपके साथ ही करना है मम्मी, आपके सामने ही करना है। तो फिर आपकी मम्मी आपको मना नहीं करेंगी। फिर आप क्या करना, मम्मी को बोलना कि मम्मी आप किचन में क्या कीजिए, गैस को ऑन कीजिए। वो गैस को ऑन करके जैसे ही जलाएंगी आप किचन की सारी लाइट बंद कर देना। अब आप जैसे किचन में देखोगे तो नीले कलर की लाइट की वजह से पूरा रूम जगमगाएगा क्या? तो आप देखना कितना रूम में रोशनी है। तो आप पाओगे कि नीले कलर की जो फ्लेम है उससे रूम में इतनी रोशनी नहीं हो पा रही है कि सारी चीजें आपको सही से दिख पाए। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस फ्लेम। उसके बाद मम्मी को बोलना कि आप गैस को बंद कर दीजिए, एक मोमबत्ती जलाना और फिर से किचन की सारी लाइट बंद कर देना और मोमबत्ती से देखना रूम में कितनी रोशनी हुई। तो इस फ्लेम के मुकाबले ये वाली फ्लेम बहुत ज्यादा रोशनी कर देगी आपके रूम के अंदर। तो इस बात से हमें यह समझ में आता है कि लुमिनस फ्लेम्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, दैट इज येलो फ्लेम। नीली फ्लेम जो होती है डज नॉट प्रोड्यूसेस इनफ लाइट। उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम ज्ञान में चलें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो थोड़ा सा हम और यहां पर ज्ञान लेंगे। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स को मैं तोड़कर और समझा रहा हूं आपको कि अगर मैं इसको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको तोड़कर थोड़ा समझाऊं तो आपको ये चीज कैसे समझ में आएगी, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, सो इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यानी अगर हवा से हमारे पास अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। ध्यान से सुनना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन हवा से मिल जाती है तो कंप्लीट कंबशन होता है और नीले कलर की फ्लेम से जलते हैं। क्या ये इंफॉर्मेशन यहां से मैच कर रही है? अगर इनको गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिला तो कंप्लीट कंबशन होगा और नीले कलर की फ्लेम निकलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका एक सरल सा एग्जाम्पल, कंबशन ऑफ एलपीजी। आपके घर में जो एलपीजी लगा हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो एक्चुअल में किसका मिक्सचर होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। मेजरली उसमें ब्यूटेन होता है, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिक्सचर होता है। दोनों के दोनों आपके क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स है। इनको अगर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी हवा से अगर अच्छी मात्रा में इनको ऑक्सीजन मिलेगी हवा से तो कंप्लीट कंबशन शो करेंगे और नीले कलर की फ्लेम से जलेंगे। नीले कलर की फ्लेम नॉन लुमिनस फ्लेम होती है। दूसरी बात, अगर यहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी तो इनकंप्लीट कंबशन होगा और इनकंप्लीट कंबशन में या तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है या बेसिकली अनबर्न्ड कार्बन का निर्माण होता है। यहां पर जो फ्लेम का कलर आता है दोनों ही केसेस में वो फ्लेम का कलर होता है येलो फ्लेम। यहां पर जो फ्लेम का कलर आता है दोनों ही केसेस में दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दी येलो फ्लेम। ठीक है, कामना करता हूं ये बात आपको यहां पर समझ भी आ रही होगी। यहां पर देखिए, इधर नीली फ्लेम, अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमारे पास पीली फ्लेम, और कम हुई तो येलो सूटी फ्लेम, है ना बेटा? जी सुनील भैया, है ना? अब इसको अगर आप तोड़ के लिखना चाहते हैं तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिर्फ येलो फ्लेम और यहां पर आप लिख सकते हैं येलो सूटी फ्लेम। अब यहां पे ये अनबर्न्ड कार्बन भी रिस्पॉन्सिबल है इस फ्लेम के कलर के लिए। जैसे यहां पर तो होती येलो फ्लेम और यहां पर होती येलो सूटी फ्लेम। बहुत सारे लोग इसको सेम ही मानते हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके यहां पर बता रहा हूं। देखिए, अगर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है हवा से तो कंप्लीट कंबशन हो जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में प्रोडक्ट्स बनेंगे, साथ में हीट और लाइट बनेगी। लाइट एनर्जी जो होगी क्लीन ब्लू फ्लेम के फॉर्मेट में होगी, जैसे कंबशन ऑफ एलपीजी। लेकिन यही मेरे दोस्तों, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो इनकंप्लीट कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो अनबर्न्ड कार्बन का निर्माण होगा। यहां पे येलो फ्लेम होगी, यहां पे येलो सूटी फ्लेम होगी। अब बच्चा थोड़ा रिलेट नहीं कर पाता है तो मैं उसको रिलेट करवा देता हूं।
आपके घर पे जो ये गैस का चूल्हा होता है, ये जो चूल्हा होता है, इस चूल्हे के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं, इस चूल्हे के अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। आप जाके मम्मी से पूछना, मम्मी क्या ये जो चूल्हा है इसके अंदर होल्स हैं? आपकी मम्मी कहेंगी हां। मम्मी को बोलना कि मम्मी आप इसको जलाइए, मतलब इसमें आग लगाइए। अगर तो वो आग नीले कलर की है, ध्यान से सुनना, आज तुम मम्मी को बोलना किचन में जाके कि मम्मी आप गैस को ऑन कीजिए और मैं जलाकर देखूंगा कि कौन से कलर की फ्लेम है। नीले कलर की फ्लेम आ गई तो समझना कि जो ये एलपीजी है यानी मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन और प्रोपेन है, इसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, नीले कलर की फ्लेम आ रही है। लेकिन अगर पीले कलर की फ्लेम आ जाए तो सुनील भैया यहां पर क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर ज्यादा कमी हुई तो अनबर्न्ड कार्बन भी जनरेट होने लगेगा। लेकिन सुनील भाई मैं कैसे मान लूं कि ऐसा हो रहा होगा? अरे मेरे राजा, यहां पर जो ये छेद है ना, ये इसके अंदर होल्स होते हैं। अगर इसके होल्स ब्लॉक हो जाएंगे, होल्स आर ब्लॉक्ड, इसके अगर छेद ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो यहां पर लैक ऑफ ऑक्सीजन आने लग जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी वजह से इनकंप्लीट कंबशन होता है। समझ में आया जी? तो भैया फिर क्या करना है? देखो समझो, ये अगर इसके होल्स ब्लॉक होंगे ना तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस जो है वो आ नहीं पाएगी, क्योंकि तो हवा को ही लेती है ना, हवा से ऑक्सीजन गैस को ही ले रही है, हवा को ही ले रही है। तो अगर होल्स ब्लॉक हो रहे तो एक प्रॉपर मिक्सचर नहीं बन पाएगा, ऑक्सीजन गैस वहां पर नहीं आ पा रही है, ऑक्सीजन की कमी आ जा रही है। ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो इनकंप्लीट कंबशन होगा, इनकंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा, साथ में येलो फ्लेम निकलेगी, और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो अनबर्न्ड कार्बन निकलेगा, येलो सूटी फ्लेम निकलेगी। तो मैं क्या करूं भैया, ये निकल जाता है बाहर, इसको बाहर निकालना, बेकिंग सोडा और नींबू का एक पेस्ट बनाना और ब्रश से लेके साफ करना, देखना उस होल के अंदर से काला काला कार्बन की ब्लॉकिंग बनी होगी, वो पूरी की पूरी निकल जाएगी, फिर से सारे छेद खुल जाएंगे, फिर से देखना यहां पर कंप्लीट कंबशन होगा। और आपकी माता जी के लिए, सेहत के लिए हानिकारक है मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस का निर्माण हो रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आपको आज पीली फ्लेम नजर आ जाए तो माता जी को कहना कि ये दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल हैं, हम इसको साफ करेंगे, है ना। ये गैस स्टोव के ऊपर इसको अपन क्या करेंगे? साफ करेंगे। अगर इसके छेद ब्लॉक होंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इनकंप्लीट कंबशन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड या अनबर्न्ड कार्बन, इससे पीली फ्लेम या येलो सूटी फ्लेम का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर यहां पर एक और थ्योरी दी जाती है कि ये जो अनबर्न्ड कार्बन है, क्या यहां पर अनबर्न्ड कार्बन की वजह से भी कोई कलर आता है क्या फ्लेम के अंदर? तो जी बिल्कुल आता है। अनबर्न्ड कार्बन क्या होता है ना, बेसिकली आपका गर्म होता है तो ग्लो करने लगता है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ तो कार्बन जल ही रहा होगा भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जितना ऑक्सीजन है वो किसी ना किसी कार्बन को तो जला ही रहा होगा, कुछ तो कार्बन जल ही रहा होगा। अब ये येलो कलर के पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, येलो कलर कहां से आता है, येलो कलर के पीछे का लॉजिक बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर ऑक्सीजन की कमी है, मैं मानता हूं ऑक्सीजन की कमी है, कुछ तो कार्बन जला होगा ना भाई। तुम्हें 100 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 40 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 40 ग्राम कुछ तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। हाँ, तो वो जब रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो उससे हीट और लाइट निकलेगी। अब जो हीट एनर्जी निकली है वो क्या करेगी? उस कार्बन को जिसको ऑक्सीजन नहीं मिला उसको गर्म करेगी। भाई सारा कार्बन नहीं जला है ना, मान लो मुझे 100 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत थी सारे कार्बन को जलाने के लिए, टोटल ऑक्सीजन मुझे यहां पर मिली, टोटल 40 ग्राम ऑक्सीजन मिली मुझे। उस 40 ग्राम ऑक्सीजन ने कुछ कार्बन से रिएक्ट करके वहां पर क्या बनाए होंगे? प्रोडक्ट बनाए होंगे, साथ में हीट और लाइट। अब यहां पर 60 ग्राम जो हमारे पास है वो बेसिकली कार्बन जो है मतलब 60 ग्राम ऑक्सीजन के भी कम है। टोटल 100 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, जिसमें से 40 ग्राम हमको दिया, 60 ग्राम की कमी है। तो कुछ ऐसा कार्बन होगा जिसको बेसिकली ऑक्सीजन नहीं मिली होगी, लेकिन उसको क्या मिल रही है? हीट एनर्जी मिल रही है। जो कार्बन जल गया उससे हीट एनर्जी मिली तो वो गर्म हो गया होगा। तो वो जो कार्बन आपका है वो बेसिकली गर्म तो होता ही और ग्लो करता है, और फिजिक्स की भाषा में इसको इनकैंडेसेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनकैंडेसेंस कहते हैं। कोई भी चीज जब गर्म होती है तो लाइट एनर्जी को इमिट करती है, दैट इज कॉल्ड एज इनकैंडेसेंस। बिल्कुल, इनकैंडेसेंस कहते हैं।
अब ये इनकेंडेसेंस पे क्या होता है कि ये येलो कलर देती है फ्लेम को एंड इट लीव्स एज सूट। तो याद रखिए यहां पे जो ये पीला कलर की हम बात कर रहे हैं, ये पीले कलर के पीछे का राज क्या है कि ये जो कार्बन के पार्टिकल्स नहीं जले हैं यहां पे, इस केस में ये कार्बन के पार्टिकल जो नहीं जले हैं वो बेसिकली गर्म हुए हैं, वो बेसिकली ग्लो करेंगे और वो क्या करेंगे, पीला कलर देंगे और यहां से फ्लेम को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। सो दे लीव एज SOOT, सूट। तो इसीलिए इस फ्लेम को बोलते हैं येलो सूटी फ्लेम। आप एक काम कीजिए, एक मोमबत्ती को आप जलाइए, उस मोमबत्ती को जलाएंगे जब आप, उसके ऊपर प्लेट रख दीजिएगा, आपके ऊपर एक काली काली हाथ पे लेयर बन जाएगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज दिस अनबर्न्ट कार्बन। जो बेसिकली गर्म तो हुआ, वो ग्लो हुआ तो उसने फ्लेम को पीला कलर दिया और वो सूट के फॉर्मेट में बाहर निकल जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द येलो सूटी फ्लेम। ठीक है बेटा। अरे अभी तो और भी बहुत सारी क्लासेस होंगी ईशांत भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो मैं आपको बहुत सारी क्लासेस होंगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है। चलो अब देखिए, ये मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूं, अभी भी आपके कुछ डाउट्स आएंगे तो मैं आपके अगली क्लास में उठाऊंगा, टेंशन मत लो। जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसके बारे में सोचिएगा और इसके बारे में भी सोचिएगा। जस्ट थिंक अबाउट दीज टू पर्टिकुलर पार्ट्स, इनके बारे में सोचना। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है ना, तो इसको मैं अगली क्लास में लूंगा और आपको और अच्छे से चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है भाई, चलो। लेकिन अभी तक जितना बताया उतना समझ में आया तो एक बार आए भैया लिखते जाओ सारे के सारे। देखो छोटा सा रिकैप तुमको देता हूं, अगर हाइड्रोकार्बन्स को अच्छी मात्रा में तुम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो, चाहे हवा से प्रोवाइड कर रहे हो या तुम प्योर ऑक्सीजन दे रहे हो, तो वहां पे पूरा कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो रहा है, हीट और लाइट एनर्जी नीले कलर की फ्लेम में है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कमी होगी तो अनबर्न्ड कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला केस में येलो कलर की फ्लेम, अनबर्न्ड कार्बन के केस में येलो सूटी फ्लेम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हटा देते हैं भैया। चलो अब आपको एक बढ़िया सा आज की क्लास का इंसानियत ज्ञान दूंगा। अब 2-3 क्लास ही बची है, आज का ज्ञान जरूर से सुनना। आज भी मुझे आपसे 2 बातें करनी है ना। क्या है कि मेरी माता जी से मेरी बात हुई थी, तो मैंने उनको सारी बात बताई। तो आप लोगों का तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऐप के माध्यम से कनेक्ट किया, कुछ बच्चों ने तो फेसबुक मैसेंजर पे कमेंट बोल रहा हूँ, मैसेज किया। तो पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। टेलीग्राम पे मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पे, और सबसे ज़्यादा मैसेजेस थे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। फेसबुक मैसेंजर पे भी कुछ मैसेजेस थे जहाँ पर बच्चे बोल रहे थे कि यू आर डूइंग रियली वेल और आप टेंशन मत लो, आप ज्ञान देते रहो। थैंक यू सो मच यार, आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, आप एज ए ह्यूमन मुझे समझ पा रहे हैं, आप मुझे एज ए इंसान समझ पा रहे हैं, आप मुझे एज अ बड़ा भाई समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, उस प्यार के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। फिर मेरी माता जी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि कुछ तो अच्छा हुआ होगा ट्रिप पे, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, बी थैंकफुल फॉर दैट। मैंने कहा बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी। तो बोला आपने बच्चों को अच्छी बातें क्यों नहीं बताई। मेरी मम्मी मुझे सन्नी कहती है, तो सन्नी बेटा अच्छी बातें भी तो हुई थी, तू तो हमेशा अच्छी बातों को हमेशा एडमायर करता है। मैंने कहा हाँ मम्मी। तो बोला तू बच्चों को अच्छी बातें भी बता, कि कुछ बच्चों ने जो अच्छी चीजें थी वो क्यों नहीं तूने बताई। मैंने कहा नहीं मैं बताऊंगा। तो अब मैं अच्छी बातें आपको बताता हूँ उस इवेंट पे क्या हुई। हर चीज की अगर बुरी बातों पे ही फोकस करेंगे तो अच्छी बातें कैसे हम बताएंगे, हम एक दूसरे को कैसे एडमायर करेंगे। तो अब अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ। एक भाई आए और वो शायद हरे कृष्णा मूवमेंट को फॉलो करते हैं ना, इस्कॉन को फॉलो करते हैं। तो वो मेरे लिए तुलसी माला लेकर आए थे। तो मैं भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, मेरे बैग में भी पड़ी हुई है, मैं उसे धारण करूंगा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कुछ बच्चे विक्ट्री बैच के और उदय बैच के थे, तो वो काफ़ी सारे नोट्स और चॉकलेट्स लेके आए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और उड़ान बैच का भी एक बच्चा एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर लेकर आया था, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा इमोशनली टच करी, जिस पे मैं सोच ही नहीं पाया उस समय पे,
लेकिन जब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि अच्छी बातों के बारे में थोड़ा सोचो, तो मैंने पूरा वापस सोचा कि एक्चुअल में क्या 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 हुआ था। एक बात फिर मैंने मम्मी को कॉल करके बताई कि यार मम्मी, ये वाली बात तो मैं स्किप ही कर गया था, ये ऐसा ऐसा भी हुआ। तो मैं आपको बात बताता हूं, बड़ी पॉजिटिव लगी मुझे, है ना, सोचने के बाद। तो जब इवेंट हो गया था तो बच्चे धीरे धीरे करके स्टेज पे आने लगे और मूवमेंट हो रहा था मिलने का, ठीक है। तो बनारस की जो हमारी गुरुकुल की टीम है उसमें से मैनेजमेंट का एक भाई थे, वो मेरे पास आए और मुझे बोला कि सुनील सर, मैंने कहा, बोले एक पेरेंट स्पेशली सिर्फ आपसे मिलने के लिए आए हैं, एक बार आप चलिए, काफी देर से वो आंटी जी आपका वेट कर रही हैं और बोल रही है कि मुझे सुनील सर से मिलना है। तो अब इतनी भीड़ थी, हम लोग, मैं वहां तक गया, स्टेज पे आगे गया, तो वो आंटी जी एक छोटे से बच्चे को लेकर खड़ी हुई थी और उनके साथ में एक और बच्चा था जो कि उड़ान का ही स्टूडेंट है। तो मैं जैसे गया तो मैंने उन्हें ग्रीट किया, नमस्ते किया, तो उन्होंने कहा कि सर सुनील सर, हम आपका इंसानियत ज्ञान बड़ा सुनते हैं और हमें काफी अच्छा लगता है वो इंसानियत ज्ञान, तो आप ये इंसानियत ज्ञान देते रहिए। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बिल्कुल ये इंसानियत ज्ञान देता रहूंगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। मैंने उस बच्चे को बिल्कुल, मैंने कहा मेरा छोटा भाई है, बिल्कुल आशीर्वाद देता हूं, हमेशा जीवन में आगे बढ़े, बहुत तरक्की पाए। फिर उसके बाद जो बच्चा गोदी में था, आंटी जी ने बोला कि इसको भी आप आशीर्वाद दीजिए, मैं स्पेशली इसको यहां पर लेकर आई हूं ताकि मैं आपसे आशीर्वाद दिलवा सकूं। तो मैंने कहा आंटी जी, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं ऐसे छोटे बच्चों को आशीर्वाद दूं और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए। बोला नहीं, आप इसे आशीर्वाद दीजिए, मैं स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए इस बच्चे को लेकर आई हूं। अब उस समय इतनी सारी बातें हो रही थी कि वो बात मेरे दिमाग में हिट ही नहीं करी। इतनी अच्छी बात, मैंने जब घर आके, मेरी माता जी ने मुझे बोला कुछ तो अच्छा हुआ होगा, सोच। जब मैंने सोचा तो मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर यू, आई शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल दीज थिंग्स, आई शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू सो मच। और तो उन आंटी जी ने पता नहीं मेरे अंदर ऐसा क्या देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा सही में कुछ भी नहीं है, सही में कुछ भी नहीं है। और उन आंटी जी ने जब मुझे बात बोली तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो मम्मी ने बोला कि हर किसी से आशीर्वाद नहीं लिया करते और नहीं दिलवाया करते, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोला तुम्हारे लिए तो उन्हें कुछ तुम में नजर आया होगा, इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम उन्हें आशीर्वाद दो। तो थैंक यू सो मच उन आंटी जी को भी। भाई अगर आप देख रहे हो तो मुझे आपका नाम तो नहीं पता, आपकी माता जी को मेरा फिर से चरण स्पर्श कहना, उस समय मैं नहीं कर पाया, मैं स्टेज पे था, नीचे नहीं आ सकता था, अभी कर रहा हूं, माफी। तो ये थी। अब आज की कहानी आपको बताता हूं, वो भी बड़ी प्यारी है, ध्यान से सुनिएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, इतना समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। तो कहानी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा इसको, आपको शायद जीवन में कुछ इससे नई राह मिले, डायरेक्शन मिले। ये सब पढ़ाई वढ़ाई से तो कुछ नहीं होने वाला, इंसानियत का ज्ञान रहेगा तो शायद जीवन में कुछ अच्छे कर्म तुम भी कर पाओगे और मैं भी कर पाऊंगा, हम दोनों मिलकर कर पाएंगे, है ना। तो एक बार एक सेठ जी होते हैं, एक बार एक सेठ जी होते हैं, उनके घर में काफी पैसा, सोना, जेवरात, काफी ज्यादा बढ़िया, एकदम कहते हैं ना समृद्ध परिवार होता है। अभी जो सेठ जी, इनके घर में सब कुछ है, बहुत ज्यादा पैसा है, जेवर है, जायदाद, सब कुछ है, लेकिन इनकी एक बेटी है, संतान इनके पास एक ही है, इसी में ये लोग खुश है, अच्छी बात है। अब इकलौती इनकी जो संतान है, यानी कि इनकी जो पुत्री है, ये इसका विवाह कराते, और विवाह अपने ही बराबर के घर में कराते जहां पे सामने वाले भी काफी ज्यादा धनी है। विवाह हो गया, बेटी को विदा कर दिया। शादी के बाद इनको यह पता लगता है कि जिस लड़के से इन्होंने अपनी बेटी का विवाह करवाया है वो नशेड़ी है, जुआरी है, नशा करता है, जुआ खेलता है, और उस नशे और जुए के चक्कर में उसने अपने घर में जितने जायदाद, सोना, पैसा, जेवरात, घर सब बेच दिया, सब चला गया, रोड पे आ गए। अब ये बात यहां पर सेठानी जी को पता लगती है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो तो मां है, और मां का हमें पता है हृदय बड़ा ही नर्म होता है अपने बच्चों के प्रति। तो बड़ी परेशान सी होती है कि हमारी इकलौती बेटी है, और सेठ जी को कहती है कि आप उनकी मदद कर दीजिए क्योंकि हमारी इकलौती बेटी है, आप उनकी पैसे में कुछ सहायता कर दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं देखिए, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। वक्त को थोड़ा सा समय दीजिए, वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए, उनके भाग्य में होगा, किस्मत में होगा तो पक्के से आ जाएगा, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, हमारे सेठ जी यहां से घर से कहीं निकलते हैं और पीछे से दामाद साहब घर पे आते हैं। दामाद साहब घर पे आते तो सेठानी जी तो मां है, अब मां जो होती है बड़े नरम दिल की होती है, तो माता जी बोलती है कि सेठ जी को बिना बताए मैं खुद से मदद कर देती हूं,
क्या करती है, 5 किलो मोतीचूर के लड्डू बनाती है और लड्डू के अंदर हर लड्डू में एक अशर्फी डाल देती है सोने की, और दामाद जी को लड्डू दे देती है कि भाई हमारे दामाद जी घर जाएंगे तो जैसे लड्डू खाएंगे उसमें से अशर्फी निकलेगी, सारे लड्डुओं में से अशर्फी निकल जाएगी, इनकी गरीबी मिट जाएगी। बढ़िया, गरीबी मिट जाएगी, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे दामाद साहब क्या करते हैं, यहां पे लेते हैं मिठाई और घर के बाहर निकलते हैं। अब इनको 5 किलो का वजन ज्यादा लगने लगता है, ऊपर से जुआरी और नशेड़ी आदमी है, तो ये सोचते हैं कि अगर मैं इस मोतीचूर के लड्डू को बेच दूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलेंगे तो फिर जुआ खेलूंगा। ये ऐसा ही करते हैं, उस मोतीचूर के लड्डू को हलवाई को जाके बेच के और उससे पैसे लेके जुआ खेलने चले जाते हैं। अब कोइंसिडेंटली ये जो सेठ जी है वहां से निकल रहे होते हैं और सोचते हैं कि यार आज मिठाई की दुकान से 5 किलो मोतीचूर के लड्डू ले लेते हैं। जाते हैं और हलवाई को कहते हैं मुझे 5 किलो मोतीचूर के लड्डू देना, वो सेम पैकेट इनको पकड़ा देते हैं। सेठ जी लेके घर पहुंचते हैं, सेठानी जी देखती, सेठानी जी तो हैरान हो जाती, ये तो सेम डब्बा है जो मैंने दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अंदर लेकर जाती है, खोल के जैसी देखती है, हाँ इनमें तो अशर्फियां हैं सोने की, ये तो वही लड्डू है। सेठानी जी आके सेठ जी को बताती है कि अरे ये ऐसा ऐसा ऐसे हो गया। सेठ जी बोलते आप मानी नहीं मेरी बात, मैंने आपको पहले ही बताया, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। यही चीज आपके और मेरे जीवन पर भी लागू होती है। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, और किस्मत में जब लिखा है तभी आएगा। तो आपका काम और कार्य सिर्फ मेहनत करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, लालची हो जाते हैं, उनके जीवन में अगर 1 करोड़ रुपया लिखा है ना तो 1 करोड़ उनको मिलेगा, तरीके बदल लेते हैं, बुरे कर्म से उस 1 करोड़ को पाने की कोशिश करते हैं, मिल तो जाता है, कर्म बिगाड़ लेते हैं, कर्म बिगाड़ लेते हैं, फिर उसकी सजा भुगतते हैं। तो वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए आप भी, और भाग्य पे थोड़ा सा छोड़ दीजिए चीजों को। आप अपना कर्म करते रहिए, मैं ये नहीं कहता कि सब चीजें लक पे छोड़ दो, फिर तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। आप अपना कर्म करिए और वक्त दीजिए, वक्त को थोड़ा, अपने आप वक्त और भाग्य के साथ चीजें होती जाएंगी। तुम अपने घर में, जिस घर में तुम पैदा हुए हो, कुछ तुम्हारे क्लास में जो दोस्त होंगे तुमसे अमीर होंगे, कुछ तुमसे गरीब होंगे। तुम जिस घर में पैदा हुए, तुम अपनी मर्जी से पैदा हुए क्या? भाग्य, किस्मत। मैं गरीब घर में पैदा हुआ था तो ये मेरा भाग्य है, मेरे पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे। मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं मेहनत करके चीजों को परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकता हूं, इतना मेरे हाथ में है, मैं वो कर रहा हूं। आप भी वो करिए, हम सब मिलके करते हैं। समझ रहे हो? बाकी ये जिंदगी का सबसे छोटा पड़ाव है तुम्हारा 10वीं का बोर्ड, इसको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है। मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, जिंदगी में तुम्हें जब कुछ बड़ा करना होगा, ये 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट कहीं काम नहीं आएगी। तुम्हें आज मेरी बात अगर खराब लग रही है, जितने सक्सेसफुल लोग तुम्हारे शहर में हैं, तुम्हारे आसपास है, उनसे जाकर एक बार पूछना, क्या ये मार्कशीट किसी ने तुमसे पूछी? वो कहेंगे नहीं, नहीं पूछी। मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लो। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई मत करो, मैं कहता हूं पढ़ाई करो, पर नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि वो सेम चीज मैं कर चुका हूं अपने जीवन में। अगर मैं अपनी गलती से भी तुम्हें नहीं सिखा रहा तो मेरा शिक्षक होने का कोई मतलब नहीं है, फिर मुझे छोड़ देना चाहिए सब। क्योंकि जो मैंने बेवकूफियां करी है अपने जीवन में, अगर मैं तुम्हें वो नहीं बता रहा कि ये बेवकूफी मत करो, तो क्या मतलब है? और जिंदगी बहुत छोटी है सारी चीजें खुद से एक्सपीरियंस करने के लिए। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए, आप मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सिखा रहा हूं। थोड़ा आपका समय भले ही ले रहा हूं मैं, विश्वास मानिए आपको मेरी सारी बातें एक समय पे रिलेवेंट लगेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।